सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। और सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, खान साहब से जिस सरप्राइज की हम उम्मीद लगा रहे थे 27 मार्च के जलसे में, वो सरप्राइज आखिरकार उन्होंने कल दे दिया है। खान साहब ने आखिरकार अपने वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़ा ले लिया है और अब मुमकिन तौर पर पंजाब के परवेज़ इलाही नए वज़ीर आला होंगे। सिर्फ यही नहीं, इस अहम पेशरफ के बाद से अब MQM को सिंध की गवर्नरशिप देने की भी खबरें गर्दिश कर रही हैं और सियासी मनाजिर बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए हैं। खान साहब ने पूरा पासा पलट के रख दिया है। यकीनन पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी सबको परेशान कर रखा था, लेकिन अब कल सूरत हाल कुछ बेहतर हो गई है जब नए वजीर आला पंजाब अब आने वाले हैं, क्योंकि सारा माजरा शुरू ही उस्मान बुज़दार की कुर्सी से हुआ था। तवक्को ये की जा रही है कि अब उनका रेजिग्नेशन ले लिया गया है तो अब ये माजरा कुछ खत्म हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। वजीर आज़म इमरान खान के लिए मुश्किलात कुछ आसान हो जाएंगे, लेकिन तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। पहले नजर डाल लेते हैं कुछ बड़ी खबर पर। सियासी खेल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया, अब क्या होने जा रहा है वक्त ही बताएगा। उम्र 5 साल, महारत कमाल, फैसलाबाद के नन्हे बॉक्सर ने सबको हैरान कर रखा है। 1 मिनट में 340 पंच लगाकर नया रिकॉर्ड बना दिया। टेस्ट के बाद वनडे का इम्तिहान, शाहीन कैंगरूज के खिलाफ आज लगाएंगे पूरी जान। शायकीन तारीखी सीरीज के तारीखी आगाज के मुंतजिर। और पंजाबी म्यूजिक को नए मुकाम पर ले जाने का अज़्म, मारूफ गुलकार अताउल्लाह खान ईसा खेलवी के साहबजादे सावल ईसा खेलवी से भी आज मुलाकात होगी। ये सारी खबरें और भी बहुत सारी खबरें हम शो में डिस्कस करेंगे। आज आपके लिए बड़ा दिलचस्प शो हमने तैयार किया, लेकिन पहले आपको बताएंगे कौमी असेंबली में तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद कल अपोजिशन इंतहाई पुरएतमाद और कॉन्फिडेंट दिखाई दी और अब उनका ये लगता है कि नून लीग की मीटिंग में शहबाज शरीफ को वजीर आजम तक कहकर मुखातिब किया गया है। इतने कॉन्फिडेंट में है जी। लेकिन खान साहब ने जो पत्ते छुपा रखे थे वो उन्होंने गुज़िश्ता रोज शो कर दिए हैं। जी हाँ, उस्मान बुज़दार से अचानक इस्तीफा ले लिया गया और कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि होगा। और यह भी साथ साथ खबर आ रही है कि परवेज इलाही नए वजीर आला नामजद कर दिए गए हैं, जिसके बाद वाज़ेह है कि अब काफ लीग हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी और बार्गेनिंग कुछ खत्म हो जाएगी। लेकिन ऑन द अदर साइड अलबत्ता MQM अब भी कंफ्यूजन का शिकार दिखाई दे रही है, जो कि हम देखते हैं माजी में भी कि ये कंफ्यूजन रहती है। अलबत्ता बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने अपना फैसला सुना दिया है और अपनी राहें हुकूमत से जुदा कर ली हैं। मुख्तसरन हुकूमत और अपोजिशन का पलड़ा एक बार फिर बराबर दिखाई दे रहा है। सियासत के इसी सारे खेल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब। चांडियो साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बताइए, ऊंट किस करवट बैठेगा? क्या पीपल्स पार्टी की कोशिशें कामयाब होंगी? खान साहब ने अपने पत्ते शो करना शुरू कर दिए हैं और इससे कबल जलसे में वो ये पैगाम भी दे चुके हैं। आप क्या कहेंगे? अपोजिशन तो तब भी PTI की मुखालिफ होंगे। ये तो कोई हमें तो सोचने की बात हमारी तो नहीं है। ये तो जो हुकूमत होगी उसके सोचने की बात है कि जो रास्ते पे आएंगे और जो अफरा तफरी फैलाएंगे उनका काम हुकूमत का है। हमारा सियासी मुखालफत काम है। हम तब भी मुखालिफ होंगे जब वो सड़कों पे होगी, ऐवानों में हैं तो भी हम उससे बेपरवाह हैं, सड़कों पे आएंगे तो भी हम बेपरवाह होंगे। जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि हुकूमत ऑलरेडी महंगाई और नाक़िस माशी पॉलिसियों के तले पहले ही बहुत ज़्यादा दबी हुई है और एक तरह से अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा कि PTI अपनी मौत आप मरने जा रही थी, लेकिन आपको नहीं लगता कि अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद लाकर PTI को एक नई जिंदगी दे दी है और खान साहब को सियासी शहीद बनने का मौका दे दिया है?
शहीद जब कोई आदमी शहादत की मर्तबे पर पहुंचता है तो आम वो जो आम मौत है गलियों वाली वो नहीं होती। तो सियासी शहादत भी ऐसे ही है, अपनी गलतियों गुनाहों कौम के साथ ज़्यादतियों के बाद अगर कोई हट जाता है तो शहादत वो नहीं है। शहादत वो है कौम के वक़ार के लिए, कौम की खुद मुख्तियारी के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान के इदारों के वक़ार के लिए अगर उसको कोई कुर्बानी देनी पड़े पावर की सियासी, तो उसको सियासी शहादत कहते हैं, ऐसा नहीं कहते सियासी शहादत। यकीनन सियासी शहादत में फिर वो हमेशा जिंदा भी रहते हैं भुट्टो की तरह। ये बताइए, आप सीनियर सियासतदान हैं, सियासी बसीरत रखते हैं, आपको लगता है इस हुकूमत के जाने के बाद जो सेटअप बनेगा वो प्रैक्टिकली चल सकता है या नहीं, या फिर झगड़े शुरू हो जाएंगे? चलना तो पार्टियों का मामला है, अगर पार्टियां आए तो चलेंगे, लेकिन ये इंतज़ाम आर्जी होगा कि फौरी तौर पे क्या किया जाए। तो फौरी तौर पे तमाम पार्टियां इस पे मुत्तफिक हैं कि खान साहब अगर खुदा के हुक्म से वापस घर गए तो नए इंतखाब बनेंगे, हर जमात अपने परचम तले मंशूर तले इंतखाब में हिस्सा लेगी और अल्लाह करेगा। और अगर गैर जानबदार मुकम्मल तौर पर इलेक्शन हुई, कोई मुदाखलत नहीं हुई, तो यकीनन अवाम अपने फैसला जब देंगे सही। तो उसके साथ खड़ेंगे। कि अगले 4-5 महीने बहुत अहम करार दिए जा रहे हैं और तमाम जमातों की नजरें इलेक्शंस पर हैं इस वक्त, तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं? मेरा ख्याल है तमाम पार्टियां जब कौम से वादा करेंगी कि हम इंतखाबी इस्लाहात लाएंगे, जो खराबियाँ हैं इंतखाब में वो निकाल लेंगे इस मुख्तसर अरसे में, फिर अगर इंतखाब में गए हैं तो मेरा ख्याल है, मेरे को शक की तो कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती। लेकिन क्योंकि हर पार्टी अपने मंशूर के साथ जाएगी, हर पार्टी का अपना एक रास्ता और हिकमत अमली है, तो ये फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा। लेकिन ये तय है कि अवाम के फैसलों को सारी पार्टियाँ मुकम्मल तौर पर। साहब, इस वक्त जो मईशत की हालत है, अगर हुकूमत आप लोग के हाथ आ जाती है तो आप लोग क्या अचीव करेंगे, क्या आपके टारगेट्स हैं? आप लोग इलेक्शन पहले डिलीवर करेंगे, बाद डिलीवर करेंगे, और इलेक्शन की तैयारी कैसी होगी, इस पर रोशनी डालिएगा। मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत की इस हुकूमत की यही पॉलिसियाँ हैं, यही मामलात हैं, तो हो सकता है आर्जी हुकूमत जो आए वो इतना बड़ा कोई फैसला कुल किरदार अदा ना कर सके, लेकिन इक़दामात वो ज़रूर करेंगी अपनी बात को इज़्ज़त दिलाने के लिए या उस तब्दीली को कबूल करवाने के लिए ज़रूर कोई बेहतरी का रास्ता मुंतखब करेंगे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि कोई सियासी शहीद यहाँ इस वक्त बनना नहीं चाहता है और यकीनन नया सेटअप आएगा, हर पार्टी अपने मंशूर के साथ आएगी, इलेक्शन लड़ेगी। लेकिन अगेन एक न्यूट्रलिटी का भी उन्होंने इशारा किया कि अगले इलेक्शंस में, इंतखाबात में अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रही तो सूरत हाल बेहतर होगी, लेकिन अगर कुछ हालात ख़राब हुए तो फिर यकीनन उन्होंने इशारे दे दिए हैं। वरना बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है कि आराम से इंतकाल इक़्तिदार हो जाएगी। कुछ ना कुछ यहाँ पे हमें लग रहा है कि गड़बड़ हो ही जाएगी। आप कुछ नहीं कह सकते कि मूड किस करवट बैठ रहा है। जैसे कल की अगर हम बात करें, कल दोपहर तक सारे सिचुएशन जो थी वो अपोजिशन के कंट्रोल में थी, लेकिन एकदम खान साहब ने अपने तमाम इत्तेहादियों को इकट्ठा किया और एक फैसला लिया, एक बहुत बड़ा फैसला सामने है, जिसकी वजह से दोनों अपोजिशन की दोनों पार्टीज भी हिल के रह गई। खान साहब ये फैसला पहले ले लेते वरदाना तो ये सिचुएशन क्रिएट ही ना होती, लेकिन शायद मैस होता ही नहीं। आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है शायद ये वही ट्रम्प कार्ड था जो खान साहब ने कहा था कि वो सबसे आखिर में दिखाएंगे, या तो जलसे से एक रात पहले या फिर जलसे के बाद। तो हमें कुछ जरा ये भी कहते हैं कि खान साहब को कुछ ऐसे ख्वाब भी आए थे जिसकी वजह से वो उस्मान बुज़दार को अपनी कुर्सी से नहीं हटा रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि खान साहब को कल रात शायद कोई नया ख्वाब आया हो जिसकी वजह से उन्होंने हटा दिया। अब ये तो खान साहब ही बता सकते हैं। जैसे एक खत का जो एक सिनेरियो सिचुएशन है वो अभी तक हिडन है, ऐसे ही ये ख्वाब अगर ऐसा ना हो कुछ हो सकता है, राई का पहाड़ बनाया जा रहा हो, खोदा पहाड़ निकला चुहा कुछ नहीं कह सकते। चले जी आगे चलते हैं, आगे बढ़े, बात करें कुछ अकेडमी अवार्ड्स की बात करते हैं। अकेडमी अवार्ड्स तकरीब के दौरान कल जो कुछ भी हुआ उसे ऑस्कर की तारीख का अफसोसनाक वाकया करार दिया जा रहा है। हम सब ने देखा कि वाकया कुछ यूँ हुआ कि हॉलीवुड के मारूफ कॉमेडियन क्रिस रॉक स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस के दौरान विल स्मिथ की बीवी का मजाक उड़ा रहे थे और विल स्मिथ इस बातें बहुत ज़्यादा भड़क गए, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया उनको कि उनकी वाइफ इस बीमारी में मुब्तला है जिसका उन्होंने मजाक उड़ाया। देखना बहुत जरूरी है हम किसकी बात कर रहे हैं। विल स्मिथ कोई हॉलीवुड का आम स्टार नहीं है, बहुत बड़ा स्टार है। दो ब्लैक एक्टर्स हैं सब हॉलीवुड में जिनका बहुत ज्यादा नाम है, एक डेंजल वॉशिंगटन है और दूसरे विल स्मिथ हैं। विल स्मिथ यकीनन
एंटरटेनमेंट हॉलीवुड की दुनिया में बहुत बड़ा नाम। इनकी जो वाइफ हैं जेन, उनको बाल चर कहते हैं, बाल चर जो बाल गायब हो जाते हैं, जी, जी। वो बीमारी थी जिसकी वजह से उन्होंने पूरा हेड शेव किया हुआ था। और बहुत बड़ी एक्ट्रेस भी हैं वो, जीआई जो में भी काम कर चुकी हैं, मैट्रिक्स में काम कर चुकी हैं। तो उन्होंने मजाक उड़ाया कि अब जीआई जेन 2 आने वाली है। क्रिस रॉक यकीनन स्टेज पे मजाक उड़ाया। हो सकता है कोई इमोशनल सिचुएशन हो विल स्मिथ के साथ और वो अपनी बीवी का मजाक बर्दाश्त नहीं कर सके। इवन दो कि हॉलीवुड में रोस्ट करने का या मजाक उड़ाने का रिवाज बहुत ज्यादा है, लेकिन एट द सेम टाइम उनसे बर्दाश्त ना हुआ और वो स्टेज पे जाकर उन्होंने चमाट मार दी। और स्टेज पे चमाट मारने के बाद उनको अवार्ड भी मिला है बेस्ट एक्टर का अपनी नई मूवी के लिए। और फिर जो उन्होंने कहा, उन्होंने माफी मांगी, क्रिस रॉक से नहीं मांगी, अकेडमी से मांगी। अप्रिशिएट करना चाहिए कि क्रिस किस तरह से उन्हें प्रोफेशनली इस पूरे सिनेरियो को, इस पूरी सिचुएशन को डील किया। ऐसा भी तो हो सकता है वो स्टेज छोड़ के चले जाते। इस पर हम बात करेंगे। हमें फहीम ने भी ज्वाइन कर लिया स्टूडियो में। इस वक्त सोशल मीडिया पे फहीम 2 ओपिनियंस हैं। एक ओपिनियन ये कहता है कि विल स्मिथ ने बहुत अच्छा किया, गैरत का मुजाहरा किया। उनकी बीवी का जो मजाक उड़ा रहे थे, जो कि बीमार थी, इमोशनल सिचुएशन से गुजर रही थी, स्टेज पे आकर उनका मजाक उड़ाना, विल स्मिथ ने आते कुछ ने आकर चमाट मार दी। काफी लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कुछ एकेडमी अवार्ड्स के स्टेज के ऊपर मारा मारी हुई है, एक्शन होना चाहिए, एकेडमी अवार्ड वापस ले लेना चाहिए। लेकिन कीपिंग इन माइंड विल स्मिथ जैसी सेलिब्रिटी जो हॉलीवुड की जान हो, बिल्कुल ऐसा ही है। आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप इस वीडियो को दोबारा देखें तो आपको पता चलेगा कि जब क्रिस रॉक ने ये जोक क्रैक किया, विल स्मिथ बहुत एंजॉय कर रहे थे और बहुत ही ज्यादा हंस रहे थे। फिर उन्होंने देखा सडनली अपनी वाइफ की तरफ, जब उनकी वाइफ का रिएक्शन बहुत ही अपसेट था, तब वो उठे और उन्होंने जाके क्रिस रॉक को मारा। रोस्ट करना कोई बुरी बात नहीं होती है। रोस्ट कॉमेडी में एक फील्ड है, एक जॉनरा है जिसको आप जगह जगह पर यूज कर सकते हैं। और वो रोस्ट क्रिस रॉक ने चिल्ला चिल्ला के कहा कि इट वाजंट योर वाइफ्स जोक, इट वाज जीआई जेन जोक, यानी ये मूवी का जोक था, उसका नहीं था। जीआई जो इज द मूवी, जीआई जेन इज द मूवी, जीआई जेन, जेन उसकी बीवी का भी नाम, जेन उसकी बीवी का नाम है ना। तो जो इज द मूवी, इट वाज जीआई जेन 2 उस पे कहा। हाँ, जीआई जो का सीक्वल, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस बाद जब वो उन्होंने जाके उन्हें चंड करा दी इन पंजाबी, तो वो नहीं बर्दाश्त कर सके। क्रिस रॉक ने बहुत ही जबरदस्त प्रोफेशनलिज्म दिखाया, उसे बर्दाश्त किया। पर ऐसा हम एकेडमी अवार्ड में कई बार देख चुके हैं। साशा बैरन कोहेन के साथ तो अक्सर होता रहा है। उसे तो बाहर से भी जो है, जब वो डिक्टेटर बन के चले गए थे तो बाहर निकाल दिया था। लेकिन बोल बज में एक और खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे खान साहब की साबिक अहलिया रेहाम खान का मौजूदा सियासी सूरत हाल पर ट्वीट सामने आया है और उन्होंने एक टारगेट किया है इस वक्त खान साहब की हिमायत जो एक्टर्स कर रहे हैं उन लोगों को। उनसे कहा है कि भाई जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, आपको सोचना चाहिए कि आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी फिल्मों में काम कीजिए जिसके लिए आपको पैसे मिलते हैं। खैर, उनका कहने का मकसद ये था, अल्फाज उनके ये नहीं, लेकिन वो यही बताना चाह रही थी कि भाई अपने काम से काम रखिए, सियासत में मुदाखलत करने की जरूरत नहीं है। सियासत में बहुत अच्छे अदाकार ऑलरेडी मौजूद हैं, पर आप वो अदाकारी ना दिखाएं। अब ये सवाल बनता है यहां पर तलहा और वर्दा कि जलसा जो है खान साहब ने किया था 27/3 को, विच इज 273, और रेहाम उसे समहाउ किसी ना किसी तरीके से 273 से ही कनेक्ट करना चाहती हैं। ये कोई आर्टिकल नहीं है, कोई पेज नंबर नहीं है, कोई डेट नहीं है, बट स्टिल रेहाम के साथ क्या इशू है कि वो हर चीज में खान साहब के अगेंस्ट जाएंगी। यहां तक के आर्टिस्ट से भी वो ये कह रही हैं, एक्टर से भी ये कह रही हैं कि भाई आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी फिल्म में इन्वेस्ट कीजिए, हाँ। खान साहब के ऊपर ध्यान मत लगाइए। भाई ये क्यों इतना क्यों है उनको? ये सवाल है। तला बताइए क्यों? आपने माधुरी दीक्षित की वो देखिए सीरीज जो आई हुई है नेटफ्लिक्स पे, नाम क्या है? फेम गेम, यानी मशहूर होने का खेल। ऐसा ही है कुछ मुझे यही फेम गेम नजर आ रहा है यहाँ पे फहीम। आई थिंक शी वांट्स टू गेट द लाइट ऑन हरसेल्फ, लाइमलाइट में आना चाह रही हैं, उनको लाइट नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही। तो ऐसे ट्वीट्स करके कंट्रोवर्सी क्रिएट करके ताकि लोग मुझे फोन करें, मेरा बीपर ले, मुझसे बात करें और मुझे डिस्कस करें और हम उनको डिस्कस करके उनको उनकी गेम में कामयाब कर रहे हैं। अच्छा, यानी हमें ये डिस्कस नहीं करना चाहिए, पर वो हमारे मौजूदा वजीर आजम की साबिका अहलिया है, जिस वजह से ये भी अहमियत बन जाती है कि आपने धरने को भी कवर किया, फिर उसके बाद डिवोर्स के बाद ही आपने एक ऐसी किताब लिख दी जो कि अब तक की बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, जिसमें बहुत सारे लोगों के नाम हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों ने इंटरनेशनली जाकर के उसे रिलीज होने से भी रोक दिया कि नहीं भाई ये गलत है, आप इसे नहीं, लंदन में रुकवाई गई है वो किताब और इंटरनेट पे उन्हें रिलीज करनी पड़ी और उसके हवाले बार बार लोग दे रहे हैं। और जो हवाले दे रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है? जो हवाले दे रहे हैं उनके साथ हवालात वाले मामलात हो रहे हैं, न जाने क्यों। हम हवाला नहीं देंगे, हमारे वसीम अकरम प्लस तो जा चुके हैं, हम उदास हैं। जी हाँ, कुछ स्पोर्ट्स की बात करें भाई। स्पोर्ट्स जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैच बड़ा सनसनीखेज मरहले में है यकीनन,
और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज का आगाज आज से होने जा रहा है। सीरीज पर बात करेंगे। इकबाल जमील साहब से हमारे साथ उस वक्त मौजूद है। इकबाल साहब, क्या एक्सपेक्टेशंस है इस आपकी सीरीज से और व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन? किस पे पैसे लगाने वाले आप? यार पैसे से तो क्या लगाएंगे जनाब। बात दरअसल सारी ये है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ओडीआई खेल रही है। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है खासी इनएक्सपीरियंस टीम है, हालांकि उसके साथ उनके कप्तान बड़े एक्सपीरियंस है। 35 साल उनकी उम्र है। एरन फ्रेंच है, जैम्पा है लेग स्पिनर, फिर जो स्वैम्पसन है। और एक्सपेक्टेशन तो यही लगती है कि पाकिस्तान को एज हासिल है। पाकिस्तान को एज इसलिए हासिल है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से पाकिस्तान के T20 में जो परफॉर्मेंस दी थी, बाबर, रिजवान और फखर जमान ने, तो इसलिए लगता है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग साइज है। अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जो है ना, वो थोड़ी बहुत ऐसा लग रहा है कि उसमें सस्पेक्ट्स है। सस्पेक्ट इसलिए कि इतने ज्यादा इंटरनेशनल खिलाड़ी नहीं है। जो स्मिथ थे, वार्नर थे, उनको रेस्ट कर दिया गया है ना। उनके पास एक अच्छी बॉलिंग अटैक है। स्टार्क नहीं है, कमिंग्स नहीं है, हेजलवुड नहीं है। एक ये, और सबसे बड़ी बात है उन्होंने क्रिकेट खेली। लास्ट मैच उन्होंने जुलाई 2021 में ओडीआई का खेला था। और लेकिन जो इनका मिचेल मार्श जो इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, वो इंजरी का शिकार हो गए। उनको हिप में इंजरी हो गई है। जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, 77 की स्कोर दिया था। मैक्स वैक्सल की अभी शादी हुई है एक हफ्ते पहले, तो वो इस टूर टीम में नहीं है। लेकिन बहरहाल ऑस्ट्रेलिया एक फाइटिंग टीम है। लाहौर की विकेट नेचुरली ओडीआई जो है उसके अंदर जो विकेट होती है कि वो बैटिंग पैराडाइज होती है, बैटिंग बैट्समैन के लिए बनाई जाती है। देखना ये कि पाकिस्तान की टीम खिलता है इसको। आउट देयर पाकिस्तान टीम लुक्स वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग। और उसकी लास्ट परफॉर्मेंस जो रही है वो भी बड़ी अच्छी रही है। ऑस्ट्रेलिया जो है लास्ट 3 सीरीज जो है ओडीआई की दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के खिलाफ खेली और वो जीती। लेकिन यहाँ उनकी बैटिंग जो है थोड़ा इनएक्सपीरियंस नजर आ रही है। मैं नहीं, तमाम भी जो क्रिकेट के एक्सपर्ट्स और पंडित्स हैं, दे आर कॉलिंग इट यस, इट्स गोइंग टू बी a affair in which Pakistan has got edge. जी राइट। जमील साहब, ये बताइएगा कि काफी सारी इंजरीज हो रही हैं। नॉर्मली देखा जाता है कि क्रिकेट इज नॉट एज फिट ऑफ अ स्पोर्ट लाइक फुटबॉल। फुटबॉल में हर किसी के 6 पैक्स होते हैं, सैडली क्रिकेट में नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी क्रिकेट में इतनी फिटनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है जितनी मैं इंजरियां देख रहा हूं। इसकी क्या वजह है जमील साहब? मेरे ख्याल में ये बात सही नहीं है कि फिटनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अनफिट प्लेयर को खिला के एक प्लेयर जो है ना वो चेंज कर देता है। आई डोंट थिंक सो, इट्स राइट अजम्पशन। देयर शुड बी फिटनेस लेवल बहुत हाई है। और ये इंजरीज जो हो रही है वो इसकी वजह ये है कि जो बड़ी टफ जो कोचेस आगे हैं वो बहुत टफ ड्रिल कराते हैं। टफ ड्रिल के मतलब शादाब खान इंजर्ड हो गए, मिचेल मार्श जो इंजर्ड हुए वो फील्डिंग के दौरान प्रैक्टिस के में इंजर्ड हुए थे। तो मेरा अपना ख्याल है कि फिटनेस इज द नंबर 1 होना चाहिए टीम के अंदर। एक ऐसे आप अनएक्सपीरियंस खिलाड़ी को खिला सकते हैं, लेकिन एक अनफिट खिलाड़ी को खिला के आप मुश्किलात का शिकार होंगे। और ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। फिटनेस is necessary apart from football या any game, what do you call it, whether it's squash, hockey, cricket, baseball, basketball, any game, fitness is the must thing. और इकबाल साहब एक सवाल और आपसे करना चाहेंगे। ये बताइएगा कि आपने अभी जो बताया कि मैक्सवेल जो है उनकी शादी हो गई है, वो चले गए, स्टार्क नहीं खेल रहे और पाकिस्तान की साइड बहुत स्ट्रांग है। अभी ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की साइड वैसी ही है, और आपकी बातों से ऐसा भी एक तासुर आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की साइड वीक हो गई है, जिस वजह से पाकिस्तान को एज हासिल है आज के मैच में। क्या यह हकीकत है? बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब क्लीन चिट दे रहा हूं पाकिस्तान को, लेकिन ऑन पेपर और पास्ट परफॉर्मेंस एंड लुकिंग ऑन द साइड्स, 2 डिफरेंट साइड। देखिए उसके पास वार्नर, स्मिथ एक ऐसे प्लेयर थे जो कि किसी भी गेम को चेंज कर सकते थे। ठीक है, स्टोनिस हैं, ग्रीन है और कैमरॉन ग्रीन है और लेबशान है, एरन फ्रिंच खुद अच्छे, लेकिन ये बड़े बहुत कैमरॉन ग्रीन हुए या और दूसरे प्लेयर्स जो हुए, स्टोनिस हुए, वो ठीक है उन्होंने क्रिकेट जरूर खेली, लेकिन इंटरनेशनल जो फेमस होता है ना, एक प्राइड होता है प्लेयर्स का, मैक्सवेल तो नहीं है ना ये, स्मिथ तो नहीं है ना ये। और पाकिस्तान की साइड तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही है ओडीआई के अंदर, राइट फ्रॉम बाबर आजम टू रिजवान
फखर जमान, मतलब ये वो उन्होंने अभी दिखाया है गुज़िश्ता 3-4 महीने पहले उन्होंने जो टूर्नामेंट हुआ था T20 का, उसमें अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। फिर पाकिस्तान के बाद एक अच्छी बॉलिंग अटैक भी है। अनफॉर्चुनेटली शादाब खान इंजर्ड हो गए हैं, अगर वो होते तो टीम में एक अच्छा स्पिनर मिल सकता था। सरफराज बाहर है पाकिस्तानी टीम से, और तो नए खिलाड़ी को लेके आए, आसिफ आफरीदी को लेके आए। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल जमील साहब, अपने एक्सपर्ट ओपिनियन हमारे, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान मैच जीतेगा। वर्दा एंड फहीम, एक सवाल आपसे ही पूछना मैं चाह रहा हूँ, ये जरूर, क्या आपको ये लगता है कि जो फिटनेस स्क्वॉश में, हॉकी में, फुटबॉल में चाहिए होती है, जहां 45 मिनट मुसलसल भागना होता है, उतनी ही क्रिकेट में चाहिए होती है? यस और नो में बता दें मुझे। आई डोंट थिंक सो, इतनी ज्यादा, लेकिन चाहिए तो होती है। चाहिए होती है, चाहिए होती है, चाहिए तो होती है, लेकिन उतनी नहीं चाहिए हो सकती। जाहिर सी बात है, आप 45 मिनट जो है वो एक हाफ में आप खेल रहे हैं और कंटिन्यूसली प्ले कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ये देखें तो जो आपके अटैकर हैं, जो ऑफेंडर आपके हैं, जैसे कि मेसी हो गए, रोनाल्डो हो गए, मैक्सिमम अगर आप 70 मिनट्स को कैलकुलेट करें तो 4 मिनट से ज्यादा उनके पास कभी बॉल नहीं रही। एग्जैक्टली। वक्त हुआ है यहाँ पे एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद डिस्कशन जारी रहेगी, हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और अब जिक्र करेंगे कराची के यासीन का, जिसकी उम्र अभी सिर्फ 4 साल है, लेकिन उसका वज़न 40 किलो का हो चुका है। इसके अलावा उसकी ग़िज़ा भी किसी 40 साल के उम्र के आदमी से कम नहीं है, और इसके साथ साथ ये एक ऐसी बीमारी है जो सब उनका वज़न बढ़ रहा है या उनकी खुराक में इजाफा हो रहा है, ये सब एक बीमारी के बायस हो रहा है, जिसकी अभी तक कोई पता नहीं चला है हमें कि ये बीमारी क्या है, किस वजह से है और क्यों है, और इसका इलाज क्या है। इनके पेरेंट्स को अभी तक ये पता ही नहीं चल पाया, जिसकी वजह से इन तमाम मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा है। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमने, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इनसे बात भी करेंगे। कराची के 4 साला मोहम्मद यासीन पर नन्ही सी उम्र पर बड़ा बोझ पड़ गया। नामालूम बीमारी ने 4 साला मोहम्मद यासीन को 40 किलो वजनी कर दिया। 4 साल के यासीन की ग़िज़ा 40 साल के फर्द के बराबर है। खेलने कूदने और अटखलियाँ करने की उम्र में 4 साला मोहम्मद यासीन का वजन इतना बढ़ा कि अब वो चलने फिरने से कासिर है। मोहम्मद यासीन के वालिद पेशे से मजदूर हैं, मगर गुर्बत के सबब इसका इलाज और इसकी मतलूबा ग़िज़ा फराम करने से कासिर हैं। आमदनी भी कम है, मेरे 700-800 रुपये दिहाड़ी है, और अभी इतना महंगाई का टाइम है, या तो बंदा खा ले या तो इलाज करवा ले। अपने लगते जिगर को गले से लगाने के लिए तड़पती माँ समेत घर के तमाम अफराद मोहम्मद यासीन के जायद वजन के सबब गोद में भी उठा नहीं पाते। वेट इतना है इसका, माशाल्लाह से 4 साल का है, और 40 किलो इसका वेट है। 40 किलो इसका वेट है, हम उठा भी नहीं सकते, कहीं आ भी नहीं सकते, कहीं जा भी नहीं सकते, बच्चा हमसे नहीं उठाया जाता। 4 साला मोहम्मद यासीन के वालिदैन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं, ताकि नन्हे यासीन के बरवक्त इलाज से इसका बचपन इसे वापस लौटाया जा सके। जी, यासीन के वालिद और उनकी वालदा अभी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए। अच्छा, ये बताइए कि यासीन को ये बीमारी कब से है और आपको कैसे पता चला कि इसको ये बीमारी है? मतलब ये देखिए 7 माह का हुआ था तो ये बढ़ना शुरू हो गया, वेट काफ़ी बढ़ना शुरू हो गया। अब जो है क्या बोलते हैं, हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया था, गवर्नमेंट डॉक्टरों से हम लोगों ने इलाज करवाया है इनका। डॉक्टर खुदा बख्श है हमारे यहाँ नई कराची के अंदर, जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, तो इन्होंने बोला इनका मोटापा कोई बीमारी नहीं है। अच्छा, पहले उन्होंने बचपन में ये कहा कि कोई बीमारी नहीं है? जी, आगा खान की रिपोर्ट वगैरह करवाई थी। अच्छा। अब मैं हैसियत भी नहीं रखता था, बाकी फिर भी मैंने कोशिश की बचपन में वैसे भी अमूमन हम देखते हैं कि बच्चा अगर गोलू मोलू सा है, थोड़ा सा हेल्दी है, तो हम कहते हैं कि अच्छा सेहतमंद बच्चा है। बाकी वो ये बता रहे थे जैसे 2 महीने का हुआ उसको, इसके बाद से इसका मोटापा बढ़ने लगा। अच्छा, 2 महीने के बाद से ही हम समझे सेहत में हो रहा है। ठीक ठीक। फिर जैसे 8 महीने का हो गया, फिर बैठना सीखा और डबल हो गया, ऐसे हुआ इसके साथ। सही। तो आप इनके टेस्ट वगैरह का डॉक्टर्स ने कुछ कहा है कि हार्मोनल डिसऑर्डर है या कोई इस तरह का मसला है? देखिए मैडम, ये सही रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा, तो ये कह रहे हैं पेचीदा मसला है, कोई ना कोई मसला है, इंशाल्लाह होगा सेट। अभी इसकी एक रिपोर्ट गई हुई है,
और देखो ये आएगी वो 2-3 सही महीने कह रहे हैं में आएगी। जैसे कि इसके हार्मोन्स बढ़ रहे हैं, हार्मोन्स जो है बढ़ ना, रहे हैं। इसकी उम्र से असल ज़्यादा में माली बढ़ तौर रहे पे भी हम लोग परेशान हैं और इसके लिए तो बड़े स्पेशलिस्ट टेस्ट सही होते हैं। अब ये टेस्ट के लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए। अब 700-800 रुपये दिहाड़ी पे काम करता हूँ मैं, ठीक है। 2 बच्चियाँ और भी है मेरी बड़ी, स्कूल पढ़ती हैं वो। अब जो है हाँ, मेडिकल खर्चा वैसे भी हाँ, अभी तो- हम सब जानते हैं किसी एक अच्छे वेल ऑफ जी, जी, बंदे जी, के लिए जी, भी, जी, एक शख्स के लिए भी एक मेडिकल के अखराजात उठाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। यासीन कुछ बात करते हैं, कैसे हैं यासीन आप? बिस्किट लेंगे? बिस्किट लें। अच्छा सलाम तो कर लें, कैसे हैं सलाम करते हैं। यासीन? सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। कंफ्यूज हो गए मुझे लग रहा है, बात करते हैं ये? जी जी बहुत बोलते हैं। सब बोलते हैं यासीन आपको क्या अच्छा लगता है? बताइए ना। क्या शौक से खाते हैं यासीन? जूस मंगवाओ आपके लिए? नहीं? चॉकलेट खाएंगे? जोर से बोलो। नहीं? चलें जी, बिल्कुल भी नहीं मना कर रहे हैं। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कैमरास को देख के, एनवायरनमेंट को देख के ये कंफ्यूज हो गए हैं। अच्छा जी, जेडीसी के सरबरा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, जफ़र अब्बास साहब ने, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ज़फ़र अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। आपने ये देखा यासीन का मसला क्या है? मेडिकली इनको प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स कुछ बता नहीं पा रहे कि क्या इशू है। कुछ डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हार्मोनल डिसऑर्डर है, तो आप किस तरह से इनकी मदद कर सकते हैं? कुछ हेल्प आउट हो सकती है इनकी? देखें इन्होंने सबसे बड़ा मसला अपना बताया कि इनका सबसे बड़ा मसला फाइनेंशियली मुश्किलात है। लाजमी बात है 600-700 रुपए जो महीना कमाता हो वो, यानी कि 21,000 रुपए महीना, और 21,000 रुपए महीना के अंदर लाजमी बात है कि आपके घर का किराया, राशन, ये सभी पूरा हो जाए तो बहुत और बड़ी फिर बात 2 है। बेटियां भी हैं माशाल्लाह जो स्कूल भी जाती हैं माशाल्लाह। और इस मुश्किल हालात के अंदर कैसे मुमकिन है कि यहाँ तो लोग एक लैब का जो डॉक्टर टेस्ट लिखते हैं वही 60-60, 50-50 हज़ार, अगर कोई नई बीमारी सामने आ जाए, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, फिर उन टेस्टों के बाद फैसला होने के लिए नामुमकिन है। मैं जो हमारा जेडीसी का मेडिकल डिपार्टमेंट है, मैं वहाँ इनको रेफर करवा दूंगा और अपनी टीम को इनके साथ मुंसलिक कर दूंगा, और जो पाकिस्तान का बड़े से बड़ा अस्पताल है उसके अंदर इनके बच्चे के सारे टेस्ट वगैरह करवाते हैं, और फिर अगर उसका इलाज इस मुल्क में मुमकिन है तो यहाँ पर, और फिर अगर बैरून मुल्क में मुमकिन होगा तो हर हद तक कोशिश करेंगे कि इस बच्चे का इलाज हो सके। और मैं आज ही अपनी टीम को इनके साथ कनेक्ट कर दूंगा। और दोबारा से इन्होंने 1-2 बड़े अस्पतालों के नाम लिए हैं अभी, तो हम उन सारे बड़े अस्पतालों में बाकायदा तौर पे शुरू करेंगे कि एक डॉक्टर के पास पहले करते हैं विजिट और टेस्ट हैं, सारे टेस्ट कराते हैं। पैसों का जो मसला ये कह रहे थे, इंशाल्लाह पाकिस्तान में तो जिस हद तक मुमकिन होगा करेंगे, और अगर कहीं बाहर भी ले जाना पड़ा तो इंशाल्लाह कोशिश पूरी होगी बाहर की भी, लेकिन पाकिस्तान में तो हर हद तक जहां तक भी जा सकते जाएंगे, इनका ये मसला इंशाल्लाह हल करने की कोशिश करेंगे, और बच्चे को जहां भी ले जाना जज़ाकल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा आप मुझे बताइए कि आप इनके वालिदैन से कुछ बात करना चाहेंगे, या कुछ बच्चे से कुछ पूछना चाहेंगे, कुछ बात करना चाहेंगे इनसे? बस इनके वालिद साहब को ये खाली मैसेज दे दें, मेरा नंबर दे दिएगा या इनका नंबर मुझे भेज दिएगा, मैं अपने डिपार्टमेंट से इनको करवा दूंगा कनेक्ट। बाकी कोई मुश्किल वाली बात नहीं, इंशाल्लाह खुदा ने चाहा इंशाल्लाह दूसरे बच्चों की तरह भागे दौड़ेगा भी। और गफ्फार साहब आप कुछ सवाल करना चाहेंगे अब्बास साहब से? ज़फ़र अब्बास से कुछ पूछना है? वैसे आपको नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है जी, ठीक। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र अब्बास साहब, जज़ाकल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आप इतना नेक काम कर रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं। ये भी कुछ चुने लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला मखसूस लोगों को चुनता है अपने बंदों की मदद करने के लिए, और इतना बड़ा काम कर रहे हैं आप। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे, मज़ीद आपके रास्ते आसान करे। और बच्चे सबके सांझे होते हैं, एक माँ बाप के लिए औलाद की तकलीफ़ से बढ़कर कुछ नहीं होता, फिर भले से बड़े होकर औलाद जैसी भी निकले, लेकिन माँ बाप अपनी औलाद की तकलीफ़ नहीं देख सकते। या एक औलाद की तकलीफ़ जो है सबसे ज़्यादा बड़ी होती है। और मैं आप सबसे भी गुजारिश करूँगी मैं कि जितना भी आप लोग कुछ मदद कर सकते हैं, हम सबकी मदद करते हैं। ताला ने अगर आपको इतनी काबिल इस्तात रखा है कि आप किसी की मदद कर सकें, तो प्लीज़ अपने आस पड़ोस में देखें, अपने इर्द गिर्द देखें। बच्चे तो सांझे होते हैं सबके, हर कोई तरह कुटता है, और बच्चे तो मासूम होते हैं। क्या पता अल्लाह ताला आपकी नेकी कबूल कर ले। और गफ्फार साहब आपको, आप जैसे हमारे ऑफिस से आपको जेडीसी का ज़फ़र अब्बास साहब का नंबर दे दिया जाएगा, उनका नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे कि उन्होंने कहा कि वो आपको तमाम बड़े से बड़े अस्पतालों में आपके बच्चे को लेके जाएंगे, यासीन को वहाँ पे इसका इलाज कराएंगे। यहाँ मुमकिन है तो ठीक है, वरना फिर ये बैरून मुल्क भी भेजेंगे आपको, वो अपनी टीम से कनेक्ट करवा देंगे आपको।
इसके अलावा कुछ सवाल है आपका? इसके अलावा ये माली तौर पे वो बहुत परेशान। उन्होंने कहा वो सब कुछ वो खुद करेंगे, आपको किसी भी किस्म की परेशानी की जैसे आमदनी नहीं है, कोई आमदनी भी नहीं है। हमारा जो गुजर नाले पे जो घर था वो भी अभी जो है मुतासिर हो चुका है, वो टूट चुका है, तो अभी तो वेन तो अभी कहाँ रिहाइश है अभी आप वेन लोगों पे की? रह रहा हूँ मैं, नहीं कराची में वेन पे। अच्छा, फ्लैट पे रह रहे हैं अभी। वो आपका पहले अपना घर था? जी। अच्छा, वो तोड़ दिया गया है? सही। तो वजह क्या थी उसकी? वजह ये थी एंथ्राइस पट्टी पे था ना, नदी का रास्ता तो था। गवर्नमेंट की तरफ से जो तमाम आबादी को हटाया गया तो उसमें से एक आपका भी घर था। मेरा भी था। ये भी मसला है। और फिर वही बात आ जाती है कि हम अपने हुक्मरानों को कहेंगे कि अगर इस तरह की आबादी ख़त्म करते हैं तो एटलीस्ट उनको कोई अल्टरनेटिव तो प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि आपने या आपके किसी आला ओहदेदार ने ही इजाज़त दी है तभी उस पट्टी पे घर बनाए गए थे। अब गरीब आवाम कहाँ जाए? अभी वैसे ही सियासत में इतनी हलचल चल रही है, सब कुछ कह रहे हैं, अभी सब वादे कर रहे हैं, सब दावे कर रहे हैं, हम ये करेंगे, हम ये देंगे, हम मदद करेंगे, हम आवाम के लिए कुछ करेंगे। लेकिन बराए मेहरबानी जिस आवाम को सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है, जिस तबके को सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है, वहाँ तो आके झांकिए, एक दफ़ा पूछें तो, एक दफ़ा देखें तो कि उनकी तकलीफ़ क्या है। हम अपील कर सकते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। और हम दुआ करेंगे कि यासीन को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे, सेहत याबी दे, ये माशाल्लाह से खेले कूदे आगे बढ़े। और आखिर में जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे आप या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैसेज कुछ नहीं, सही, बस इसका इलाज हो जाए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। मैं इसके लिए परेशान होता हूँ। परेशान सब होते हैं, कुछ भी हो, अपने पैरों पे आ जाए। इंशाल्लाह हमारी दुआ है, अल्लाह ताला ने चाहा, अल्लाह का हुक्म तो इंशाल्लाह ताला जरूर पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं। अभी ये घर में बैठा हुआ मुझे अजीब सा लगता है। इसकी दो बहनें जो स्कूल जाती है गवर्नमेंट स्कूल में, इंशाल्लाह सारे ख्वाब आपके बेटे को लेके पूरे होता है। मैं भी खड़ा होकर चलूं, बच्चे का भी दिल चाहता है, बेशक इंशाल्लाह तमाम ख्वाहिशात पूरी होंगी। और यासीन इंशाल्लाह जल्दी अपने पैरों पे खड़े होंगे, खेलेंगे, स्कूल जाएंगे, है ना यासीन? पाकिस्तान जिंदाबाद है ना? सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद बोलो। बोलो। यासीन परेशान हो गए। चलें जी, कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम जफ़र अब्बास आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे JDC से। और तलहा और फ़हीम दूसरी स्टूडियो में मौजूद हैं। आपने देखा कि कितनी तकलीफ से बात है, बच्चा की तकलीफ से गुजर रहा है। यकीनन वर्दा, इट्स अ टेस्ट, वालिदैन का इम्तिहान है। और कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं औलाद के ज़रिए आपका इम्तिहान लूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ और अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी दुआ करें इस बच्चे के लिए, इनके वालिदैन के लिए, जल्द अज जल्द आसान हो जाए। और शुक्रिया भी अदा करूँगा ज़फ़र अब्बास का, JDC के सरबरा, जिन्होंने ऐलान भी किया मदद का। फिर आगे बढ़ते हैं, एक और बच्चे के बारे में आपको बताते हैं। ये बड़ा ख़ास एक बच्चा है। फैसलाबाद के एक नन्हे बॉक्सर अदनान ने 1 मिनट में 340 से ज़ायद पंच लगाकर एक नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है। नन्हे बॉक्सर ने पाकिस्तानी निजात बरतानी बॉक्सर आमिर खान को रिंग में फाइट करने का चैलेंज भी कर डाला। रिपोर्ट देखिए। आंखों में मोहम्मद अली और माइक टायसन बनने का ख्वाब लिए फैसलाबाद का नन्ना यर्मिया अदनान रोज रिंग में प्रैक्टिस करता है। यर्मिया ने 1 मिनट में 340 पंच लगाकर नया रिकॉर्ड भी कायम कर लिया है, जिसे जल्द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया जाएगा। नन्हे बॉक्सर का फेवरेट बॉक्सर आमिर खान है, जिसे यर्मिया ने रिंग में फाइट करने का चैलेंज दिया है। मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ, मैं आमिर खान को यहाँ लिंक के ऊपर ला के उससे फाइट करूंगा। नन्हे बॉक्सर का वालिद भी बच्चे को इनका नाम रोशन करते देखना चाहता है। इसका कहना है कि इसे बॉक्सिंग का बहुत शौक था, जिसे वो पूरा नहीं कर पाया, तो अब अपने बेटे को इस रिंग में कामयाब होता देखना चाहता है। शुरू से ही एक पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए एक जदोजहद करता रहूं और मैंने अपने बच्चे में देखी कि पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा, तो ये खुदा के फजल से ये बड़ा बॉक्सर बनेगा। यर्मिया अदनान नामसाइद हालात और खातिर ख्वाह सहूलियात ना होने के बावजूद 5 साल की उम्र में 1 सिल्वर, 1 कांसी का मेडल जबकि 1 ट्रॉफी जीत चुका है और रोजाना कई घंटे रिंग में प्रैक्टिस करता है। बॉक्सिंग एक ऐसा खेल है जिसमें सबसे ज्यादा स्टेमिना चाहिए होता है। आप फुटबॉल से, हॉकी से, क्रिकेट से, स्कॉच से, किसी से भी कंपेयर कर लें। और यकीनन वालिदैन को जितना सराहा जाए जो अपने बच्चों को इस खेल में लेकर आ रहे हैं कम है। यर्मिया अदनान को इस मकाम पर पहुंचाने में इनके वालिदैन का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि घर वालों को उनकी सपोर्ट के बगैर ये रिकॉर्ड बनाना मुमकिन नहीं होता। और इनके घर वाले इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं। मैं पूछना चाहूँगा कितनी आपने मेहनत की है, क्या प्लान है? यर्मिया हमारे साथ मौजूद है, माफ़ कीजिएगा। यर्मिया,
और कैसा लगता है ये रिकॉर्ड बना के? क्या तुमने टारगेट सेट रखा है, मैंने क्या करना है आगे बड़े होकर, कितने बड़े बड़े मुकाबले जीतने हैं, कुछ हमें बताओ। सुपरस्टार बॉक्सर बनूंगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा। और मैं आम्र खान को मैं रिंग को पलटा के उसके साथ बॉक्सिंग करूंगा और रोमन रेंज को भी उसको ठा के मारूंगा। वाह क्या बात है, वेरी गुड, बेहतरीन। मुझे लगता है कि आमिर खान ये बात सुनने के बाद अब मुकाबले के लिए रिंग में उतरने वाले नहीं है। डेफिनेटली डर गए होंगे वो आपकी इस बात से। अच्छा यार, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? किससे इंस्पायर होके, किसको देखा बॉक्सिंग करते हुए पहली बार जिससे आपने सीखा कि मैं भी बॉक्सर बनूंगा? ये आमिर खान को उठा के पटकने वाले। यर्मिया, फेवरेट बॉक्सर कौन है आपका? सबसे फेवरेट बॉक्सर? फेवरेट मेरा बॉक्सर है आमिर खान, रोमन रेंज। ये बताएं, सिर्फ बॉक्सिंग करेंगे या किक बॉक्सिंग भी करेंगे और एमएमए की तरफ भी जाएंगे? आई थिंक इज बीइंग शाय। कम ऑन यर्मिया, बताओ ना, पूरी दुनिया आपको इस वक्त देख रही है, पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, कोई मैसेज तो दो ने। यर्मिया के लिए आसान कर देते हैं। यर्मिया, ऐसा करें कि आमिर खान इस वक्त आपको सुन रहे हैं, उन्हें चैलेंज कर दें फाइट के लिए। मैं आमिर खान को फेयरली चैलेंज कर देता हूँ। वेरी गुड भाई। अब आमिर खान पर डिपेंड करता है कि वो डर के भाग जाते हैं या फिर मुकाबला करने के लिए। नहीं, मुझे मैसेज आ गया है यर्मिया अदनान। आमिर खान ने बोला है कि मुझे अदनान से, यर्मिया से बहुत डर लग रहा है, मैं फाइट नहीं कर सकता। उन्होंने आपका चैलेंज कबूल नहीं किया है। वो कह रहे हैं यर्मिया अदनान के पंचेस बहुत खतरनाक हैं। ऐसा ही है यर्मिया? यस। यस, राइट लेफ्ट अपरकट, वेरी नाइस। बहुत बहुत शुक्रिया यर्मिया, थैंक यू सो वेरी मच। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। यकीन किड, ही इज बीइंग शाय, इज अ स्मॉल चाइल्ड, लेकिन बहुत इंप्रेसिव। अप्रिशिएट करना चाहिए इनके वालिदैन को। ये बचपन से, अगर इस एज से फहीम एंड वर्दा ट्रेनिंग शुरू हो जाए ना, तो 99% चांसेस होते हैं कि वो बच्चा इंटरनेशनल लेवल तक जाके ऐसी परफॉर्मेंस करे जिससे हमारा सब हिलाली परचम लहराए और हम सबका सर फखर से बुलंद करे। एंड सल्यूट गोज टू द पेरेंट्स। वालिद इनको प्रैक्टिस करा रहे थे, जैब क्रॉस की पंचिंग करा रहे थे और ये रिकॉर्ड कायम करवाया 340 पंचेस का। यही एज है कि जब शौक पड़ जाए तो फिर वो दीवानगी तक जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि बच्चे में भी शौक होना चाहिए। आप उसके ऊपर अपनी पसंद को ना थोपें, इस बात का भी ख्याल रखें। अगर आप बॉक्सर बनना चाहते हैं, नहीं बन सके, अपने बच्चे को बनाना है। नहीं, यू कांट टीच अ फिश टू फ्लाई। यू कांट टीच अ फिश टू फ्लाई। यहाँ की दो अपोजिशन पार्टीज में इख्तलाफ हो गया है, तो मैं कुछ बोलती हूँ क्योंकि मैं इस बात पे पेरेंट्स को अप्रिशिएट करूंगी कि कुछ अर्सा पहले तक, अगर कुछ सालों पहले तक हम देखें तो स्पोर्ट्स में पेरेंट्स इतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करते थे, बच्चों को इजाजत नहीं देते थे। वो समझते थे कि स्पोर्ट्स में जाना कोई इतना बड़ा काम नहीं है, तो इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो, क्या कमाओगे, क्या खाओगे, क्या करोगे। स्पोर्ट्स लेकिन हमारे सारे लेजेंड्स तो कुछ अर्से पहले के ही हैं, अभी तो कोई है ही नहीं। हमारे पास स्कॉच चैंपियन उस वक्त के, हमारे पास हॉकी चैंपियन उस वक्त के, हमारे पास वर्ल्ड कप भी उसी वक्त का है जिस वक्त के पेरेंट्स क्या बात कर रही हैं। 97 का नहीं, मैं उसकी बात की बात करी। बीच में तभी तो इस पेरेंट की खबर बनाइए कि ऐसे पेरेंट बहुत कम होते हैं फहीम। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, सेरेना विलियम्स, वीनस विलियम्स, दो बहनें बड़ी चैंपियन थी। बचपन से टेनिस खेलने का बिल्कुल शौक नहीं था। उनके बाप ने उनको जबरदस्ती टेनिस में डाला। मूवी बनी है विल स्मिथ और उसको एकेडमी अवार्ड भी मिला है बेस्ट एक्टर का, और वाजे कर दिया है कि वो खेलना नहीं चाहती थी, लेकिन बाप ने इतना प्रेशर डाला कि वो दुनिया की चैंपियंस बन गई और आज उन पर मूवीज बन रही है। बहुत अच्छी मिसाल है, ये बहुत अच्छी मिसाल है। बचपन में अगर बच्चे को 5 दबाने भी सिखाओगे, सीख जाएंगे। बच्चे को फोर्स
करते हैं और वो नहीं कर पाता। आप बच्चों को फोर्स ना करें। टॉक अबाउट मेजॉरिटी फोर्स करते माइनॉरिटी की बात ना कर। बच्चों में भी शौक होना चाहिए, बच्चों में शौक हो, आप उसे इनहैंस करें, इनकरेज करें। आप लोगों को बताऊं, शौक पैदा किया जा सकता है, भाई बच्चा पैदा किया जा सकता है, शौक नहीं हो जाता है। शौक जो है वो उसके अंदर डेवलप होता है। बच्चा कई ज़बानें सीख सकता है। आप स्पोर्ट लवर है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो कहेंगे वो अक्ले कुल हो। मैंने कहा बोला कि आप कॉमेडी लवर हैं और आप जो कहेंगे वो सबसे ज्यादा ह्यूमरस होगा। सही नहीं है, ये सही नहीं है। डिसएग्री करता हूं मैं इस बात से। मैं भी आपसे इख्तिलाफ करता हूं। बच्चों को जो है 5 साल से कम उम्र के बच्चे कुछ भी सीख सकते हैं, आपको सिखाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, थोपना नहीं चाहिए बच्चों को, सिखाना जरूर चाहिए और शौक पैदा करें। 9 साल तक नमाज ब्रेक ले लिए, 9 साल तक नमाज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। और अब आप जब देखें मुझे कि हम किसी के साथ मैं लगी हुई हूँ गॉसिपिंग में और बातें कर रही हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि हम ऑन एयर हो गए, समझ जाएं कि आज कोई ना कोई स्टूडियो में मेरी दोस्त आई हुई है। तो आज हम आपको मिलवाएंगे, एक बहुत ही फेमस डिज़ाइनर हैं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, आपने अक्सर देखा भी है मुझे उनका वार्डरोब वेयर किए हुए। तो अभी फिलहाल उन्होंने गर्मियों के ड्रेसेस पे काम किया, क्योंकि डेफिनेटली हम सबको पता है जब गर्मियाँ आती हैं तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, इरिटेशन शुरू हो जाती है, कलर पैलेट डिफरेंट हो जाते हैं, फैब्रिक की चॉइसेस बदल जाती हैं। सर्दियों में अलबत्ता हम बड़े खुश होते हैं कि सर्दियां आ गई हैं, हम जिस तरह के चाहें कपड़े पहने, फैब्रिक पहने और अच्छा भी लगता है, फैशनेबल लगते हैं और स्टाइलिश भी लगते हैं कि बहुत कम टाइम के लिए सर्दियाँ आती हैं। लेकिन गर्मियाँ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आती हैं और इतनी सख्त कड़ाकेदार चिलचिलाती धूप में कभी कभी दिल चाहता है कि आप कलर्स वेयर ही ना करें, दिल चाहता है बस बिल्कुल हल्का लाइट कलर या फिर पेस्टल कलर्स पे जाने का दिल चाहता है, टर्कोइज, आपको इस तरह के कलर्स आप पहने जो आपकी ठंडक दें आंखों को। तो गर्मियों में हमें क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, आजकल गर्मियों के सीजन में फैशन में क्या इन है क्या नहीं है, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे मेरी बहुत अच्छी दोस्त, बहुत ही फेमस डिज़ाइनर तस्नीम सदफ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने इतनी ज़बरदस्त मेरा इंट्रोडक्शन करा दिया। अरे नहीं, आपके ड्रेसेस इतने अच्छे होते हैं। पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला यार। आई नो आप बहुत बिजी हो आजकल। नहीं, बल्कि सबसे पहले मैं थैंक यू बोल का कहूँगी कि उन लोगों ने मतलब मुझे यहाँ इनवाइट किया और मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैं यहाँ हूँ और आपके साथ हूँ बैठी हुई। नहीं यार, थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे ये बताएं कि आजकल क्या चल रहा है गर्मियों में। एक तो ये होता है ना कि हम देखते हैं कि साल में कोई एक मखसूस कलर होता है जो आता है और उसके ऊपर तमाम वो एक हर ड्रेस की शेड में होता है, ज़्यादातर उस पर काम हो रहा होता है। तो इस साल का कौन सा एक वो वैसे तो आपने जो ड्रेस पहना हुआ है उसके अंदर इतने सारे कलर्स आ रहे हैं। हाँ, मेरा ये ड्रेस बहुत प्यारा है, मुझे सारे अच्छा लगा, मतलब सारे ही कलर्स आ रहे हैं, लाइक पर्पल आ रहा है, पिंक आ रहा है, ऑफ वाइट आ रहा है, लेमन है, वाइट है, सब कुछ मिक्स है। तो कलर्स तो इसी के अंदर सारे हैं, इसके अंदर सारे आप यूज़ करें। बट अगर मखसूस कलर देखा जाए तो लाइक एक रेड कलर है जिसको बहुत सारे कलर्स में आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रेड के काफ़ी सारे शेड्स होते हैं, डीप रेड है, लाइट है, रस्ट में चला जाता है, फिर उसी को लेके आप मस्टर्ड में चले जाएं, येलो कलर बहुत इन है। तो लाइक ये सारे कलर्स हैं जो इनको लाइट शेड्स में और डार्क शेड्स में हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आपकी समर कलेक्शन आ गई है? बिल्कुल आ गई। किस फैब्रिक पे ज़्यादा काम किया है? लॉन पे ही? एग्जैक्टली, लॉन पे। उसके अलावा खाड़ी सिल्क जो होता है, खाड़ी लॉन जो होता है, खाड़ी लॉन वो है, लॉन लेलन होता है, प्रिंटेड है, लाइट जो अच्छा, हमारे अपने शेड्स हैं। खाड़ी नेट भी बड़ी फैशन में है ना? हाँ, उस खाड़ी नेट की फ्रॉक्स बन रही हैं और दोबारा से फ्रॉक का फैशन, लॉन्ग शर्ट्स दोबारा इन हो गई हैं ना? बिल्कुल, लॉन्ग शर्ट्स तो बहुत खूबसूरत लगती हैं। एक लुक आता है, एक एलिगेंट जो आपको लुक आता है वो लॉन्ग ड्रेस के अंदर आता है। लाइक वो भी इन है, कट्स तो सारे हमेशा से इन है। लाइक अभी जैसे आपने शॉर्ट पहना हुआ है, ये शॉर्ट भी इन है, बट ज़्यादातर इवनिंग में जो है लॉन्ग खूबसूरत लगता है। सही। तो आपने जो भी काम किया आपकी समर कलेक्शन पे, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। वो कब तक मार्केट में आ जाएगी? कि अभी रमज़ान आ रहे हैं, फिर रमज़ान के बाद डेफिनेटली ईद आ रही है और कुछ लोग तो अभी से ईद की तैयारियां करके रख लेते हैं, ऑर्डर्स प्लेस कर देते हैं। तो आपका क्या सूरत है? देखिए, डिज़ाइनर्स का तो काम ये होता है कि वो 3 मंथ्स बिफोर अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम लोग तो अपना समर कलेक्शन बना चुके हैं, उसके अलावा ईद कलेक्शन भी हमारा रेडी है। तो लाइक अगर आप जो भी मेरे है आउटलेट्स पर आएँ और आके विज़िट करें तो उनको इंशाल्लाह सारी कलेक्शन मिलेगी। सही। तो आप बताएं कि आप हमारे व्यूअर्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि जैसे गर्मियां आ रही हैं तो किस तरह के कलर्स की तरफ ज़्यादातर जाएं या कौन से फैब्रिक की सिलेक्शन करें? क्योंकि शादियां भी आजकल डे वेडिंग्स का ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा आ गया है देखा जाए तो।
अभी भी रिसेंटली हमें देखा है कि हमारे यहाँ सेलिब्रिटीज़ की शादियाँ तो हो ही रही हैं और दिन में ही हो रही हैं, हालांकि ऑल्दो इतनी गर्मी है लेकिन फिर भी मैनेज कर रहे हैं, फ़ोटोशूट्स हो रहे हैं, उसमें आप क्या सजेस्ट करती हैं? दिन की डे वेडिंग्स में फ़ोटोशूट्स में बहुत अच्छा एक लुक आता है, और कलर्स वगैरह के अंदर तो उसके अंदर यही होता है कि ज़्यादातर पेस्टल कलर्स डे वेडिंग में चल रहे होते हैं। डीप रेड के बजाय या रेड कलर के बजाय ये होता है कि ग्रे के शेड्स इन है, उसके ऊपर लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं कि हमें रिसेप्शन है तो हमें ये कलर दे दो, अगर डे की शादी चल रही है ना। उसके अलावा पिस्ताशियो कलर है, ये कलर्स इन है। उसके अलावा स्टोन वॉश जो कलर, स्टोन जो ग्रीन कलर होता है खूबसूरत, मतलब ग्रीन के सारे शेड्स होते हैं, लाइक रिसेप्शन के लिए या वलीमे के लिए वो यूज़ होता है। बट अगर आप प्रॉपर समर की बात करें कि हमारा समर कलेक्शन क्या है, तो उसके अंदर हमने पिंक के शेड्स रखे हुए हैं, उसके अंदर हमने बेज के सारे शेड्स हैं। उसके अलावा कलर्स तो मतलब सारे ही, मतलब लेमन के सारे शेड्स हैं। आपको येलो मेरा बहुत अच्छा कलेक्शन मिलेगा, आपको ब्लू अच्छा लगेगा। मैंने वेयर करूंगी रमज़ानों में। हम आपको बताती चलूँ कि हम रमज़ान ट्रांसमिशन करेंगे बोल न्यूज़ के, दुनिया बोल है, हम आएंगे 4 से 6 आपको मिलेंगे रमज़ानों में, हमारे थोड़ा टाइमिंग भी चेंज हो जाएंगे, तो उसमें मैं तस्नीम का वार्डरोब तस्नीम के वेयर करूँगी, तो आप देख भी सकते हो, पसंद है तो आप ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, वर्दा ने इतनी मतलब होशियारी से, इतनी स्पीड से पक्का कर लिया ना अपने आप को फौरन, मगर मैं डेफिनेटली इनको स्पॉन्सर करूँगी। डेफिनेटली आप करती भी हैं, हाँ, मैं पहनती हूँ हमेशा, आपके वार्डरोब्स पहनती हूँ माशाल्लाह, अच्छे लगते हैं। आज मैं नहीं पहन सकी, मुझे पता नहीं था, वरना आज भी पहनती, तो मैं थोड़ा सा बाद में झगड़ा करूंगी। तस्नीम, मुझे ये बताएं आप कि फैब्रिक की सिलेक्शन कैसे कहेंगी कि गर्मियों में कि ये वाला वो फैब्रिक है जिसमें हमें ठंडक का एहसास होता है? देखिए, अब हर वक्त तो हम लोग एसी में नहीं रहते डेफिनेटली, और जो भी नॉर्मल भी लोग हैं, हर वक्त आना जाना, ऑफिस गोइंग, या आपको कुछ भी बाज़ार जाना, कुछ करना, तो ज़ाहिर है हर वक्त एसी नहीं होता। तो हमें कलेक्शन, ये हमें जो सिलेक्शन करनी होती है वो हमें ये करनी होती है कि बिल्कुल लाइट फैब्रिक हो, सॉफ्ट होना चाहिए मटेरियल, उसके अंदर आपको वेट नहीं होनी चाहिए आपकी स्किन। ये सारी चीजें चिपक जाते हैं कपड़े बॉडी से, तो वो बहुत ऑकवर्ड लगता है। ऑब्वियसली आप सिल्क और सैटिन, ये तो समझ में नहीं, पॉसिबल ही नहीं, दम घुट जाएगा। हाँ, मगर फिर भी लोग जो है अंडरस्टैंड नहीं करते और इस तरह के फैब्रिक ले लेते हैं। शिफॉन भी काफी चलता है, और ऑर्गेन्जा भी लोग पहन रहे होते हैं। शिफॉन है ना, आप शिफॉन के नीचे जो है तो उसकी मलाई लॉन की जो है वो आप लाइनिंग ले सकते हैं ना, तो वो सूट करता है। ज़रूरी नहीं आप उसके नीचे सिल्क की लाइनिंग लगाएं ना। सही। और खाड़ी नेट का क्या कहेंगी आप? खाड़ी नेट फैब्रिक बहुत परफेक्ट है, मुझे बहुत पसंद है। एक तो सॉफ्ट होता है और उसके अंदर जो आपकी फिटिंग है ना वो परफेक्ट होती है। खाड़ी नेट की फ्रॉक्स बड़ी इन है आजकल, फ्रॉक्स बहुत इन है, और स्कर्ट्स इन है, उसकी साड़ी इन है, सारी चीजें इन है। साड़ी तो इस वक्त फैशन में है। साड़ी तो बहुत फैशन में, एक वक्त था साड़ियाँ लोग भूल गए थे, बिल्कुल नहीं थी, अब दोबारा फैशन में आ गई है। नहीं, मैंने तो साड़ी पे बहुत काम किया, साड़ी पे आपने बहुत, और लाइक कॉटन की साड़ीज भी इन है। हाँ, पहले कितना चलती थी और अब दोबारा से इन हो गई। अच्छा, तो ऐसा है तस्नीम कि जो पुराना फैशन था 90s और 80s का, वो दोबारा वापस सारा रिवाइव हो रहा है? देखिए, फैशन तो हमेशा रिवर्स होता है। हाँ, फैशन तो आप 80s हो, 70s हो, 60s हो, वही वापस आता है। अभी आप लोग मेकअप में ही देख लो ना, वो काजल इस तरह लगा रहे होते हैं, लेकिन अभी तो मेकअप बहुत हटके चल रहा है। नहीं, सारे मतलब स्टाइल वही सारे पुराने। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है तस्नीम के कोई, मैं कहूँगी फैशन है नहीं, जिसको जो पसंद है वो वही वेयर कर रहा है, वही मेकअप वेयर कर रहा है। कोई एक वो नहीं, जैसे कि अगर हम बैक 2009 में चले जाएं, 8 में चले जाएं, तो एक प्रॉपर एक चीज़ हमें पता थी कि नहीं यार, ये इस तरह की शर्ट्स इन है, या बेल बॉटम्स और चौड़े पांचों की शलवार, जो इतने चौड़े पांचे होते थे, हाँ वो इतना इन नहीं है। बट ये डिपेंड करता है डिज़ाइनर कि वो अपना क्या लेकर आए। तो हमने अभी ज़ाहिर शलवार भी इन है, उसके साथ लॉन्ग शर्ट्स भी इन है, और खुले चौक जो है वो इन है, लंबे चौक दोबारा से इन है। मतलब ये देखिए, डिपेंड करता है कि आप उसको कैरी कैसे करें, और कट्स क्या हैं आपके ड्रेस के। सही, एग्जैक्टली, आपके ऊपर खुद ये है कि आपके ऊपर क्या चीज़ अच्छी लगनी चाहिए। मतलब हम ये ना सोचें ना कि आपने जो पहना है वो मेरे ऊपर भी सूट करेगा। तो ये थोड़ा सा मैं ज़रूर कहती हूँ, हर जहाँ पर भी, जिस चैनल में जाऊँ, यहाँ पर भी मैं यही कहूँगी, डिज़ाइनर से थोड़ा ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। सही। तस्नीम, मुझे ये बताएं कि अक्सर और बेशतर ख़वातीन में ये मसला होता है कि बज़ाहिर वो दिखने में इतनी मोटी नहीं होती हैं, लेकिन वो जब कपड़े कुछ इस तरह के पहनती है तो वो बहुत ज़्यादा चौड़ी नज़र आती हैं। तो ऐसा क्यों है? उनको किस तरह के फैब्रिक की सिलेक्शन करनी चाहिए? एग्जैक्टली, ये जो बात है ना, ये मैंने बहुत नोट की है। लाइक आप जब जा रहे होते हैं मार्केट और जाके जब फैब्रिक पिक करते हैं, तो आप ये नहीं सोचते, जैसे चिकन का फैब्रिक है, काफ़ी मोटा फैब्रिक होता है,
बट उनको ये शौक़ होता है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है या बड़ी से फैब्रिक है, कोई भी ऐसी चीज़ कि ये बहुत एक्सपेंसिव है और अच्छा लगेगा और वो ले लेते हैं। नहीं, मैं समझती हूँ कि अगर आप रीज़नेबल भी फैब्रिक हो बट वो सॉफ्ट मटेरियल होना चाहिए। जितना सॉफ्ट मटेरियल होगा उतना ज़बरदस्त होगा। देखिए ये जो मैंने शर्ट पहनी हुई है ये सिल्क का ही फैब्रिक है, ये सिल्क का कहीं से भी नहीं आपको फील हो रहा, बिल्कुल सॉफ्ट मटेरियल है। सही। और इसमें आप मतलब आपको फीलिंग भी नॉर्मल रहेगी, आपके ऊपर फिटिंग अच्छी आनी चाहिए। जितना आप यानी कि थिक फैब्रिक या कोई कलफ लगा हुआ, आपको पता है वो कितना फैशन में था कि वो स्टार्च के साथ पहन रहे होते थे, तो अब वो चीज़ बहुत कम रह गई है। सही, उसमें एक लुक नहीं आता आपका। सही सही सही। बहुत बहुत शुक्रिया तस्नीम आपका, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना अच्छा गाइड किया। आपके ड्रेसेस भी देखेंगे इंशाअल्लाह और बहुत अच्छे होंगे। कुछ और आपको अच्छे लोगों के बारे में बताएं कि मुआशरे में कुछ किरदार इतने हसीन होते हैं कि नजरों से गुजर जाएं तो तमाम उम्र याद रहते हैं। हैदराबाद की हिरा भी ऐसी ही एक लड़की है जो जानवरों के लिए मसीहा बन गई। यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हर मखलूक का ख्याल रखना बेहद अफजल है और बहुत ही अच्छा काम है, और हिरा ने जो काम किया है उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। एंड वी मिन हैसल कौम एज ए सोसाइटी हमें सपोर्ट करना चाहिए हिरा को ज्यादा से ज्यादा। मेरी नजर में तो फ़हीम रमजान का महीना आने वाला है, ज़कात सदकात खैरात लोग निकालते हैं, ऐसे इदारों को भी सपोर्ट करना चाहिए। और हिरा लकीली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हिरा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। फ़हीम, पहले आप कुछ पूछिए फिर मैं बात करूंगा। हिरा, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आपने इतना बेहतरीन इनिशिएटिव लिया कि आप बेजुबान जानवरों को उनका इलाज कर रही हैं, उन्हें रेस्क्यू कर रही हैं, तो आपको सबसे पहले जो क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ ये चीज़ जो है वो एक टैबू में ही आती है, इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया जाता जो काम आप कर रही हैं, क्या क्रिटिसिज्म आपको पहले फेस करना पड़ा था, उससे शुरुआत करते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत, आप लोगों ने प्रोग्राम में इनवाइट किया, मुझे बात करने का मौका दिया। क्रिटिसिज्म सबसे पहले तो मुझे यही सुनने को मिलता था, यार इनके घर वाले नहीं हैं जो इन्हें मना नहीं करते एनिमल्स को रेस्क्यू करने के लिए या एनिमल्स का ख्याल रखने के लिए। हमारे घर में तो लड़कियां इस तरह बाहर नहीं जाती हैं, इस तरह सड़कों पे जाके रेस्क्यू नहीं करती हैं, उनकी हेल्प तो नहीं करती हैं, तो इनके घर वाले इनको कैसे परमिशन दे देते हैं? ये गलत बात है, आपके घर वाले आपको मना क्यों नहीं करते? तो इस तरह के वर्ड्स मुझे अक्सर सुनने को मिलते हैं। हिरा, ये बताइए आपने इस वक्त कितने जानवर रखे हुए हैं, कितने जानवरों को अडॉप्ट किया हुआ है? व्हाट आर योर एक्सपेंसेस? आप अपने अखराजात पूरे कैसे करती हैं? हु सपोर्ट्स यू? जी, शेल्टर पे मेरे पास तकरीबन अभी 70+ एनिमल्स मौजूद हैं, जिसमें तमाम स्ट्रीट एनिमल्स जो आमतौर पे रोड पे देखे जाते हैं, जिसमें कैट्स, डॉग्स और डोंकीज वगैरह, समटाइम कुछ बर्ड्स भी होते हैं, वही हमारे शेल्टर पे अभी मौजूद हैं। और इनके एक्सपेंसेस, एक्चुअली मैं खुद भी जॉब करती हूँ तो मोस्ट एक्सपेंसेस मैं अपनी ही सैलरी से करती हूँ, और जब मैंने इस काम का स्टार्ट लिया था वो भी मैंने अपने सैलरी से लिया था, लेकिन चूंकि वक्त के साथ साथ अपने फ्रेंड्स, अपने कुछ सर्किल को मैं अवेयर करती रही एनिमल राइट्स के हवाले से और एनिमल्स की हेल्थ के हवाले से, तो कुछ हद तक हेल्प वो भी मेरी करते हैं। सो इस तरह थोड़ा सा एक्सपेंस जो है वो शेल्टर का चल रहा है। अच्छा हिरा, मैं ये जानना चाहूंगा कि देखें, लोग उस वक्त तक आपकी बात नहीं सुनते जब तक कि आपकी आवाज शोर में तब्दील ना हो जाए, या फिर कोई एक ऐसा वाकया होता है जो लोगों की रूह को झुंझला देता है। आपने कभी किसी ऐसे जानवर को रेस्क्यू किया हो जिसकी एक स्टोरी हो, जिसकी एक हिस्ट्री हो, जिसे आप खुद भी जिसे आपने फील किया हो, सबसे पहली मर्तबा कभी ना कभी आपने ऐसा किया होगा, तो आपके दिल में जो एहसास हुआ और कब हुआ, किस कंडीशन में वो जानवर था, वो अगर आप हमारे साथ शेयर करें, हम चाहेंगे हमारे व्यूअर्स भी सुने और इस चीज से वो भी सीखें कि हर जानवर जो कि सड़क पे घूम रहा है वो बेजुबान जानवर है, उसका ख्याल करें, ना कि उसके ऊपर से अपनी गाड़ियों को गुजारते हुए चले जाए। जी बिल्कुल, इस तरह के कुछ वाकयात आते हैं तभी हम लोग जिंदगी में कुछ करने का सोचते हैं या कोई स्टेप लेते हैं। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था। एक्चुअली कैट्स और पप्स वगैरह मैं बहुत सालों से, मुझे खुद भी नहीं याद कि मैं कब से रेस्क्यू कर रही हूँ, बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन 3 इयर्स पहले एक डोंकी ऐसा था जो बहुत ज्यादा इंजर्ड था, उसको एक्सीडेंट हो गया था, उसके पैर भी टूटा हुआ था और काफी ब्लीडिंग हो रही थी। तो उसको रेस्क्यू करना मेरे लिए अकेले काफी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उस टाइम मेरे पास टीम मौजूद नहीं थी। मैं सेल्फ अपने एक डॉक्टर के साथ इस तरह ट्रीटमेंट्स ऑन लोकेशन किया करती थी। तो उस दिन मैंने उस डोंकी को रेस्क्यू किया, वो काफी इमोशनल एक केस था। और उस दिन ही मैंने सोचा था कि मुझे हैदराबाद के लिए और अपने इन एनिमल्स के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए, कोई एक शेल्टर बनाना चाहिए जहाँ पे मैं
सिर्फ एक नहीं, पूरे हैदराबाद में मौजूद जितने भी रेस्क्यूज हैं उनको मैं पिक कर सकूं, एक टीम बना सकूं और वहां पे काम करूं। सो उस दिन से मैंने स्टेप लिया और कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे करती रही इस हवाले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास एक हैदराबाद में एनिमल शेल्टर मौजूद है जहां हम रेस्क्यू करते हैं और जहां हमारी एक पूरी टीम विद डॉक्टर्स मौजूद। मेरा ये बताइए कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है आयशा चुंदरीगर, जिनकी तंजीम है आयशा चुंदरीगर फाउंडेशन, जो कि यही काम करती हैं जो आप कर रही हैं और बहुत बड़े पैमाने पर करती हैं। जितनी उनकी तारीफ की जाए कम है, उनको बड़े बड़े एजाज़ों से भी नवाजा गया है। कभी आपने उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश की कि हम मिलकर काम करें ताकि हमारी रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकें और हम ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों को रेस्क्यू कर सकें? जी जी बिल्कुल, आयशा चंद्रीगढ़ को मैं फॉलो करती हूँ। आप समझे कि मैं जो काम कर रही हूँ मैं उनको देख के करती हूँ और मुझे काफी मोटिवेशन मिलती है उनको देख के। वो भी एक लड़की है और किस तरह उनकी जर्नी स्टार्ट हुई और अभी वो 8 इयर्स में कहाँ पहुंच चुकी है। मैं बिल्कुल उनको फॉलो करती हूँ। जी जी बिल्कुल, वो कांटेक्ट में है, उनसे काफी हद तक हमारी बात होती है। जहाँ कुछ गाइडेंस की जरूरत होती है हम उनसे बात करते हैं। उनकी टीम बहुत अच्छी है, हमें गाइड करती है। इवन कोई ऐसे केसेस होते हैं जो हमारे पास हैदराबाद में हमसे हैंडल नहीं हो पाते हैं, तो हम वो केसेस उन्हें कराची शिफ्ट कर देते हैं। तो काफी हद तक हेल्प आउट होती है। अच्छा हेरा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आप किसी जानवर को जो है वो रेस्क्यू करने के लिए गई और उस पर टॉर्चर किया हो किसी ने? कभी अक्सर ऐसे लोग मिल जाते हैं। जैसे मैं आपके साथ एक तलहा वाक़या शेयर करना चाहूँगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू है कि कराची का ये एक इलाका है दस्तगीर, जहाँ हुआ ये था कि कुछ डॉगी के पपीज़ थे छोटे छोटे से, और आपको पता है वो 7 या 8 की तादाद में ही होते हैं अक्सर। उसमें कुछ वहाँ के इलाके के शरारती लोगों ने उन पपीज़ के ऊपर पटाखे जो क्रैकर्स होते हैं ना वो बांधे, जिसकी वजह से वो पपीज़ मर गए और जो उनकी माँ थी वो पागल हो गई। पागल होने की वजह से इलाका मुकीनों ने उसे भी मार दिया। तो ये टॉर्चर के जो वाकयात हैं जो कि अक्सर होते रहते हैं, कभी आपने किसी ऐसे पपी को, कैट को या किसी ऐसे एनिमल को रेस्क्यू किया हो जो टॉर्चर की वजह से आपके पास आया हो, ना कि एक्सीडेंट की वजह से? मोस्टली जो जनाब हमारे पास केसेस आते हैं रेस्क्यू के हवाले से, वो एनिमल्स में बहुत कम ऐसा होता है कोई बीमारी हो या कोई इशू हो जिसकी वजह से वो वायरस फैला हो। बहुत ही साल में कोई एक आध बार इस तरह बीमारी आती है, अदरवाइज नहीं आती। वो सब इंसानों के जुल्म का जो शिकार होते हैं वही हमारे पास केसेस आते हैं। और अगर हम ये बात हटा दें कि एक्सीडेंट केस ना हो तो इंसानी जुल्म का शिकार बिल्कुल आते हैं। रिसेंटली हमारे पास एक केस आया था, एक डॉग था जो कि भौंकता बहुत था। एरिया के 1-2 लोग उसे खाना खिलाते थे, लेकिन बाकी लोग, आपको पता है कि एक बंदा जब खाना खिलाता है तो बाकी कुछ ना कुछ लोगों को, एरिया के लोगों को इश्यू हो जाता है। तो उन्होंने उस डॉग को सिर्फ भौंकने पर रात में उठ के उसके सर पे सो रहा था। वो डॉग एडल्ट डॉग था और काफी हेल्दी माशाल्लाह। उसके सर पे उन्होंने कुल्हाड़ियां मारी हैं, उसको 4-5 कुल्हाड़ी के वार किए। उसके सर पे बिल्कुल कुल्हाड़ी की लाइंस बनी थी। इवन के बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वक्त थोड़ा सा कम है मेरे पास। एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, दुनिया बोल है मैं आपके मुंतजिर है वक्फे के उस पार। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। सियासी मौसीकी उरूज पे है तो हमने कहा कुछ मूड लाइट करते हैं, कुछ म्यूजिक का जिक्र करते हैं। और फहीम हमें बड़े स्टार का गाना सुनाने वाले हैं जिनका नाम है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, अताउल्लाह ईसा खान खेलवी साहब। फहीम क्या सुनाने जा रहे हो? आपकी ब्रेक पे गुजारिश पे मैं सिर्फ ये कोशिश करूंगा, वरना सब लोग अपने कान बंद कर सकते हैं। मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है और मैं गुनगुना के रहूंगा, लाला की मोहब्बत में। पाकिस्तान ने अभी तक आज तक 2 ही लाला प्रोड्यूस किए हैं, एक शाहिद खान आफरीदी और एक अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब। तो कुछ अल्फाज उनके आदाब। हाँ, तेरा दीदार चन्ना साड़ी मजबूरी आए, रोज तेनू तकना बड़ा ही जरूरी आई, प्यार नल ना सही गुस्से नल वेख लिया कर, बीमारा नू शिफा मिल जाती है। क्या बात है भाई। और आपको एक और मजे की बात बताएं कि लाला की फैमिली से उनकी जो साहबजादी हैं लारेब, उन्होंने ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन हासिल किया। ना सिर्फ उन्होंने बल्कि उनके साहबजादे सावल जो हैं वो अमेरिका में पंजाबी म्यूजिक को प्रमोट करने के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और इस वक्त वो पाकिस्तान में मौजूद है। हमारे साथ स्टूडियो में उन्होंने हमें ज्वाइन भी किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सावल, कैसे हैं आप? खैरियत से?
जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप कैसे हैं? आपने तो मैंने गाना गाना था, आपने खुद गा दिया। मैं पहले ही आपको बता दूं, लाला से शिकायत मत कीजिएगा, मैं शर्मिंदा हूँ। ताला साहब की शरारत थी, उन्होंने मुझे कहा कि मैं गुनगुनाऊं। खैर आप मौजूद हैं तो आपकी मौजूदगी में आप ही से गाना सुनेंगे। एक सवाल मेरा बनता है कि अमेरिका में पंजाबी म्यूजिक प्रमोट करना बहुत अच्छी बात है, पर वो प्रमोट करने के लिए आप पाकिस्तान आए हैं वापस, यहां आके आप वहां कैसे प्रमोट करेंगे? पाकिस्तान हो, दुनिया का कोई भी कोना हो, पंजाबी और सराइकी हमारी जड़ों में इस वक्त समाई है और हमेशा से थी। और मेरी कोशिश यही है कि पंजाबी सराइकी में बात की जाए, मगर कुछ नए अंदाज में भी की जाए। मैं भी एक नए ट्रैक पे काम कर रहा हूँ जो बहुत हिप हॉप एलिमेंट्स और वेस्टर्न एलिमेंट्स के साथ एसोसिएटेड है। मेरी कोशिश है कि मैं पंजाबी सराइकी की बात करूँ और पूरी दुनिया में बात सुनी जाए और लोग उसको अप्रिशिएट करें। मेरी कोशिश है, आगे देखें क्या होता है। अच्छा सावल, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि लाला के ज्यादातर गाने जो मशहूर हुए हैं, ज्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा तमाम, लेकिन ज्यादातर गाने जो हैं वो सैड सॉन्ग्स थे, ट्रेजेडी पर थे, और इंडिया में भी जो है वो बहुत ज्यादा इन गानों को कॉपी किया गया, कई मूवीज में भी वो गाने आए थोड़ी बहुत रद्दोबदल के साथ। आप कौन सा जॉनरा जो है वो इसमें आप पिक करने वाले? आप कह रहे हैं उनका गाना भी कुछ सैड सॉन्ग लग रहा है आपको क्या? नहीं, इनका गाना सैड सॉन्ग नहीं लग रहा है, इनका डिफरेंट था, इसलिए मैंने कहा कि ये सवाल इनसे पूछा जाए। लेकिन कमीज तेरी काली सैड सॉन्ग तो नहीं, मैंने कहा ज्यादातर, मैंने ये नहीं कहा कि तमाम गाने, ज्यादा को तंग नहीं करें और काम छोड़ दें। जी बेसिकली जितना फादर ने काम किया है वो सैड म्यूजिक से बहुत ज़्यादा यानी मैं उस पर मुबनी है। उनकी जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही एक डार्क साइड है। इवन कि कमीज तेरी काली की आप बात कर रहे थे, मैं अक्सर पापा के साथ बैठता हूँ तो मैं पापा से ये बात करता हूँ कि पापा मैं जब उसकी ओरिजिनल रिकॉर्डिंग सुनता हूँ तो वो भी मुझे सैड लगता है। वाकई तो ये क्या वजह है कि इतना इस तरीके से है? तो वो मुझसे कहने लगे कि जो शोरा थे हमारे साथ, जो काम करने वाले थे, हमारे कंपोजर्स थे, मेरा अपना एक स्टाइल है वो एक बहुत ही डार्क किस्म का है, तो मैं हंसने वाला गाना भी गाऊं तो वो रोने वाला लगता है, तो मैं अक्सर इस बात पे हंसना शुरू कर देता हूँ। मगर ये उनका स्टाइल है, ये उनकी आवाज़ है, ये उनका एक तरीक़ेकार है काम करने का, और वो आप सबको, मुझे भी बहुत पसंद है। बेशक। मेरा एक सवाल ये है कि हम क्यों अपने ट्रेडिशनल साउंड से, अपने ट्रेडिशनल म्यूजिक से दूर होते जा रहे हैं और ज्यादा हिप हॉप, रैप, इन जॉनरास की तरफ जा रहे हैं? व्हाई इज दैट? कि उसका मैं समझता हूँ मेन जो रीज़न है वो है सोशल मीडिया। जब सोशल मीडिया पे आपके फ़ोन पर स्पॉटिफाई है, यूट्यूब मौजूद है, आप एक गाना ख़त्म कर रहे हैं, दूसरा प्ले कर रहे हैं, तो यू आर जस्ट बेसिकली ब्राउजिंग थ्रू द एंटायर म्यूज़िकल रेpertoire जो कि दुनिया में मौजूद है। अब दुनिया में जो हो रहा है वो आप उससे दूर नहीं भाग सकते, वो आपके फ़ोन पे मौजूद है, वो आपने सुनना है, आपने गो थ्रू करना है, तो वो फिर एक ऐसी चीज़ बन जाती है जो आप ऑटोमेटिकली आप उसकी कंपटीशन में चले जाते हैं। तो टू सर्वाइव यू हैव टू गेट अलोंग विद दीज एलिमेंट्स। सामल, मेरा आपसे सवाल है, जैसे कि अताउल्लाह साहब का एक अलग ही पहचान है उनके म्यूज़िक की, उनके गानों की, उनकी आवाज़ की, उनकी मौसीकी की, तो आप उनकी किस चीज़ को आगे कैरी करके लेके चल रहे हैं अपने साथ? क्योंकि डेफिनेटली आप पे भी एक प्रेशर होगा, आपके फादर माशाल्लाह से उनके शूज फिल करना बहुत मुश्किल होगा सावल। उसमें मुझे मेरे फादर, मैं कल भी फादर के साथ बैठा हुआ था तो मुझे कहने लगे कि एक चीज़ तुमने बहुत अच्छी की। मैंने कहा बताइए पापा मैंने क्या किया? कहने लगे मुझे तुमने कॉपी नहीं किया, क्योंकि अगर तुम मुझे कॉपी करोगे तो तुम अपनी पहचान नहीं बना पाओगे। तो मेरी कोशिश यही है कि पंजाबी सराइकी की मैं अपने इलाके की, अपने पाकिस्तान की बात करूं तो अपने अंदाज में करूं। बाकी मुसलसल मैं अपने फादर के साथ बैठता हूं, आइडियाज शेयर करता हूं, मुझे गाइड करते हैं, और मेरी इस बात पे तो वो अभी तक खुश हैं। लेट्स सी क्या होता है। जबरदस्त। सावल, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपका लाला का सबसे फेवरेट गाना आपके लिए कौन सा है, तो क्या आप उसकी कुछ लाइनें गुनगुनाएंगे? फेवरेट गाना, एक तो उनका, जैसे आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि इतना लंबा उनका एक कैटलॉग है और उस कैटलॉग में से एक गाना पिक करना, चूज करना मुश्किल हो जाता है। दिल के बहुत करीब हो, जो फील पे और मूड पे डिपेंड करता है। वैसे तो जैसे आप पहला गाना गुनगुना ही रहे थे, बहुत मुझे पसंद है। प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नूं शफा मिल जांदी ए, प्यार नाल ना सही जंगलां पहाड़ां विच फुल खिल जांदे ने,
टुटे हुए दिलां नू करार मिल जांदे ने प्यार दियां राहां च तेरे जिहा होवे हम सफर बीमारां नू शफा मिल जांदी है। वाह सावल, एक क्वेश्चन है, बड़ी अच्छी बात है कि आप लाला को कॉपी नहीं करते हैं, इतने बड़े लेजेंड हैं, आपके वालिद हैं, फिर भी आप उन्हें कॉपी नहीं करते, वरना नेचुरली हर कोई वैसे अपने वालिद को करता। Who was your teacher? Was it just your father? सिर्फ आपके वालिद ने आपको सिखाया या आपने और लोगों से भी रियाज किया और उनसे भी सीखा? टीचर बेसिकली whoever inspires me, डे टू डे बेसिस पे जो मैं चीज़ें सुनता हूँ मैं उससे पिकअप करने की कितने लोगों ने आपको इंस्पायर किया? कोशिश करता हूँ। वैसे तो मेरे मैं कल रात को एक मूवी बैटमैन का एक स्कोर सुन रहा था, वो मुझे इंस्पायर कर रहा था, मैं बैठ के कंपोज कर रहा था उससे। जो चीज़ मुझे इंस्पायर कर रही थी मैं उसी से बैठ के हैंस जिमर और अदर म्यूज़िकल जीनियसेस मौजूद हैं। फिर उसके अलावा पाकिस्तान में मेरे बेहतरीन आर्टिस्ट, बेहतरीन असातिज़ा मेरे साथ, मैंने उनके साथ वक्त गुजारा, उनसे सीखा। मेहदी हसन खान साहब, मैं बहुत छोटा सा हुआ करता था तो मेहदी हसन खान साहब की गोद में बैठता था। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं समटाइम्स रिग्रेट करता हूँ कि मैं बहुत ही छोटा था, उनसे बहुत कुछ सीख नहीं पाया, बट किस्मत की बात होती है। एक लेजेंड है मेरे साथ अताउल्लाह ईसा खेलवी, जिसके साथ मैं बैठ के मुसलसल कोशिश करता हूँ सीखने की, और जितना सीखने की कोशिश करता हूँ सीख पाता हूँ, मैं करता हूँ कोशिश। सही, जबरदस्त, बेहतरीन सावल। एक मरतबा फिर आपके लिए यही हमारी नेक तमन्नाएं हैं, क्योंकि लाला को जितना मकबूल हमने देखा है आज तक, कुछ सियासी इख्तलाफात कुछ लोगों का रहता है, शायद आपको भी ये क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा हो किसी मौके पर आके कि लाला ने एक जो पार्टी इस वक्त हुकूमत में है उनके लिए तराना गा दिया था। तो कभी ऐसा हुआ कि आपको भी लोगों ने कहा हो कि यार ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों सियासत की तरफ क्यों आ रहे हैं, ऐसा कोई काउंटर हुआ हो? बिल्कुल लोग करते हैं, मगर मज़े की बात यह है कि जो मुख्तलिफ पार्टीज से रिलेटेड लोग हैं वो फिर भी पापा से प्यार करते हैं, फिर भी पापा के साथ बैठते हैं, फिर भी पापा से म्यूज़िक सुनते हैं, फिर भी तबादला ख्याल चलता रहता है, तो वो चीज़ कम नहीं हुई। मगर लोग अक्सर जिक्र करते हैं कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। मज़े की बात यह कि ये तराना पहले मैंने करना था, अगर मैं पॉलिटिकली आगे एडवांस नहीं होना चाहता था, मैं पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता था, तो देन ये क्रिटिसिज्म आपने लाला पे डाल दिया खुद जानबूझ के। खुद सेफ हो गए। मैंने बिल्कुल उन पे डाल दिया, मैंने कहा पापा आप हैंडल करें। सावल, मेरा एक और सवाल ये है आपसे कि यकीनन आप पंजाबी भी आपने भी गाते हैं, सराइकी में भी गाते हैं। पंजाबी क्योंकि इतनी फेमस लैंग्वेज है, इतने सारे लोग बोलते हैं, इतनी बड़ी तादाद में, तो पंजाबी म्यूजिक ऑल ओवर द वर्ल्ड इज वेरी फेमस, लेकिन सराइकी म्यूजिक इज नॉट एज फेमस एज पंजाबी म्यूजिक। तो क्या हम सराइकी की ओर ज्यादा मेहनत कर रहे हैं या आप पंजाबी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं? सराइकी तो खैर मैं बचपन से सुनता चला आ रहा हूँ फादर के थ्रू, और मेरी जितना मेरी ग्रूमिंग है वो उस कल्चर में हुई है, अपने मियाँ वाली ईसा खेल में हुई है, सुनी, गाते हुए सुनी, बोलते हुए सुनी। और फिर मैं जब भी फादर का गाना बैठकर गाता हूँ तो वो अक्सरियत सराइकी में है, तो वो एक सीखने का प्रोसेस मुसलसल चलता जा रहा है, और अब मेरी कोशिश है कि मैं सराइकी को भी सामने लेकर आऊँ। हमारे मुल्क में एक ट्रेजेडी ये थोड़ी सी हुई कि सराइकी को एक्सेप्ट बहुत लेट किया गया, ऐसा ही, और उसमें एक बड़ा वाइटल रोल मेरे फादर का भी रहा, और बहुत और भी लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, और बहुत इम्पॉर्टेंट फिगर्स हैं जिन्होंने ये रोल प्ले किया। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं अब सराइकी को मुसलसल आगे लेकर चलूं, और आगे ना सिर्फ पाकिस्तान में बट इंटरनेशनली भी मैं उसको जितना रिप्रेजेंट कर सकता हूं वो करूं। तो सावल, आपने कोई ट्रैक तैयार किया हुआ है सराइकी का, या जो कि अभी लॉन्च आप करने वाले हैं, तो उसके बारे में बताइए, कुछ उसकी कुछ लाइनें अगर आप गुनगुना दें। बेसिकली नया एक ट्रैक है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ फादर के साथ, और उसकी झलकियां तो मैं जल्द आपके साथ शेयर करूंगा, मगर एक सराइकी में गीत मुझे याद आ रहा है, वो मैं आपको सुना प्लीज। अल्लाह करे सी चंगियां वे मुकवे सन तंगियां, ढोलना वे दिल छोटा न कर वे ढोलना, अल्लाह दे हथ डोर वे माही, अल्लाह दे हथ डोर वे माही, साडा केड़ा जोर वे माही, हिम दुआयां मंगियां वे सोहना, हम दुआयां मंगियां वे मुकवे सन तंगियां,
ढोलना वे दिल छोटा न कर वे ढोलना, अल्लाह करे सी चंगियां वे। क्या बात है, क्या डोंट यू थिंक फहीम, वर्दा एंड सावल साहब के सिराइकी की जो फीलिंग है, मिठास, जो सॉफ्टनेस Soulful. है, It's very वेरी soulful. सोलफुल, कुछ It's very और ही बात soulful. होती है सिराइकी की ना, अलग ही मजा आता है। काफी हद तक समझ में नहीं आने के बावजूद भी फील्स गुड। मैं यही कहने वाली थी कि समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी एक अच्छा फील देती है आपको। सावल, आपको कौन सी किसकी फील ज्यादा अच्छी आती है, पंजाबी की या सराइकी की? आई एम श्योर सराइकी। मैं समझता हूँ अपनी अपनी खुशबू है। सराइकी में बहुत ही एक सटल्टी है। पंजाबी एक अप फ्रंट, एक मैं समझता हूँ मेरे पर्सपेक्टिव में थोड़ी सी एग्रेसिव लैंग्वेज है, और सराइकी एक सटल लैंग्वेज है, उसमें एक्सप्रेशन थोड़ा सा एक और तरीके से आता है, और दोनों की अपनी खुशबू है। मैं समझता हूँ कि समटाइम्स आप एग्रेशन में गाते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ स्टाइल यू हैव, यू कम आउट इन अ डिफरेंट रोल, डिफरेंट वे ऑल टुगेदर। सराइकी में आएंगे तो उसका एक अपना एक चार्म है और एक अपनी एक सटल्टी है। जैसे फ्रेंच है, मैं तो समटाइम्स इसको एसोसिएट करता हूँ फ्रेंच के साथ, दैट्स माय पर्सनल वे ऑफ लुकिंग एट इट, कि एक बहुत ही सटल लैंग्वेज है, और एक बहुत ही, अगर आप उसको अपने अंदाज में बोलें, मेरी मॉम मुल्तान से हैं और मेरे फादर मियाँ वाली से हैं, तो एक अपना अपना डायलेक्ट होता है, और वो मुझे सुनने में दोनों डायलेक्ट्स इतना मज़ा आता है कि मैं आई कांट जस्ट पुट इट इन वर्ड्स। जबरदस्त, बेहतरीन। बहुत बहुत शुक्रिया सावल ईसाक भी हमारे साथ मौजूद, अपना कीमती वक्त हमें दिया। मुल्क में जारी सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल ने मईशत को बड़ा धचका दिया है, लड़खड़ाने पर मजबूर कर दिया है। मुल्क की तारीख में डॉलर 182 रुपए से भी तजावुज कर गया है, जिसकी वजह से पूरी इकोनॉमी पे प्रेशर आ गया है, हर चीज महंगी होती जा रही है। तफसीलन डिस्कस करेंगे। चेयरमैन एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मलिक बोस्तान हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। बोस्तान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये बताइए कि डॉलर कहां जा रहा है? अगर वजीर आजम इमरान खान ऑफिस से निकल जाते हैं तो डॉलर के साथ क्या होगा, और वजीर आजम इमरान खान जीत जाते हैं तहरीक अदम एतमाद तो डॉलर के साथ क्या होगा? मैं समझता हूँ आपने सही कहा, डॉलर जहाँ तहरीक एतमाद जाएगी डॉलर भी वहीं जाएगा, लेकिन दोनों सूरतों में मुल्क का नुकसान होगा। और सियासी बहरान की वजह से डॉलर दिन ब दिन, आपने देखा जब से तहरीक एतमाद की तहरीक चली है, और डॉलर मतलब कि दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। और इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ तकरीबन मार्च में $400 मिलियन जो बैरून इन्वेस्टर ने पाकिस्तान से सरमायाकारी की हुई थी, उन्होंने अपने निकाल लिए, और पिछले 8 महीने में $1.5 अरब पाकिस्तान से निकल गए इस सियासी बहरान की वजह से। और मैं समझता हूँ पहले कोरोना के से लोग संभले नहीं थे, रशिया की वार हो गई, अब हमारा सियासी जो बहरान है ये बड़ा ख़तरनाक है। मैं समझता हूँ अब आपके सामने जो जैसे आप तहरीक पेश कर रहे थे, पंजाब असम्बली में भी जो है तहरीक पेश कर दी गई है, और अब कौमी असम्बली की भी होने वाली है, लेकिन दोनों सूरतों में बहरान ही आएगा और पाकिस्तान की मैशत और सलामती खतरे में पड़ गई, क्योंकि दोनों हुकूमत ने कहा कि हम 10 लाख आदमी लेके आएंगे और अपोजिशन ने कहा कि हम 20 लाख आदमी लेके आएंगे, तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की सलामती और मैशत को खतरे में डाल देंगी। ओह, बड़ी परेशानी है। उस्ताद साहब, ऐसे एक सवाल है, काफी सारे तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान अगर तहरीक अदम एतमाद हार गए तो डॉलर 200 तक जाएगा, क्या आप भी यही समझते हैं? ज़ाहिर नई हुकूमत आएगी जिसको सेटअप बनाने में, जैसे हुकूमत कह रही हम सरप्राइज देंगे, और ये भी उनके पास, क्योंकि कानून कहता है कि अगर तहरीक कामयाब भी होती है, लेकिन कानून में ये नहीं कि उस वक्त चार्ज को प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, और वो सदर जो है वो उसको एडवाइस कर सकते हैं मौजूदा प्राइम मिनिस्टर को कि वो काम जारी रखें। तो ये डिले टैक्सेस इस्तेमाल करते करते फिर सियासी दौरान शिद्दत अख्तियार करने का। बोस्तान साहब, क्या कोई ऐसा तरीका है कि जो सियासी इंस्टेबिलिटी और अनसर्टिनिटी है, अदम इस्तेहकाम है सियासत में, इसको हम डॉलर से अलग कर दें? कभी भी जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो डॉलर अफेक्ट ना हो, क्या कोई तरीका है इसका? नहीं, ऐसा दुनिया में कोई भी तरीका नहीं है। मुल्क की सलामती, लॉ एंड ऑर्डर और गुड गवर्नेंस और सियासी सारी चीज़ें इसके साथ मुंसलिक हैं, पूरी दुनिया के मैशत के भी बड़ा असर करती हैं, और ज़रा से भी बुरी खबर आ जाए तो आप देखते हैं स्टॉक गिर जाता है, उसकी करेंसी गिर जाती है। पाकिस्तान का भी यही हाल है, और इसमें हमें, मैं समझता हूँ कौमी जो लीडर हैं उनका बड़ी जिम्मेदारी है, वो कौम की रहनुमाई करें, लड़ाई न करें। इस तरह की जो धमकियाँ इनके जवाब पत्थर से दे रहे हैं, तो जब खुदा न खासा पाकिस्तान के दुश्मनों ने इससे तीसरी कौम ने फ़ायदा उठा लिया, उनको आपस में तसादम करा दिया, तो पाकिस्तान की सलामती और मैशत दोनों खतरे में पड़ जाएगी। तो इसको सियासी जो लड़ाई है पार्लियामेंट के अंदर होती है ज़्यादा बेहतर था। इस तरह डंडा बरदार फौजें लेके आ जाना मुल्क के लिए बड़ा नुकसानदेह है, और सियासी
जो है पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की बड़ी अहमियत है। चाइना ने पाकिस्तान को एक रोल मॉडल के तौर पर पेश करना। बोस्तान साहब, अगर डॉलर 200 पे गया तो कहीं मुल्क के डिफॉल्ट होने के खतरात तो नहीं पैदा हो जाएंगे? देखो टेक्निकली तो हम डिफॉल्ट कर चुके हैं, क्योंकि इस वक्त हमने अगले 2 साल में 35 अरब डॉलर कर्जे वापस करने हैं और हमारे इस वक्त कर्जे जो है वो पाकिस्तान का सिर्फ 11 अरब डॉलर रिजर्व में, बाकी 6 अरब डॉलर बैंकों के। तो हमें इस वक्त अपने सोच समझ के फैसले करने होंगे। पाकिस्तान को बचाना है, मैशत को बचाना है, और मैं समझता सियासी लीडरों पर बड़ी जिम्मेदारी है जो कि फौज सरहदों का दिफा करे या इनको मनाती फिरे और इनके दिफा करे। तो मैं समझता हूँ इस वक्त हमारे सब की जिम्मेदारी है कि इस मसले को पार्लियामेंट में हल किया जाए और जो भी है इसको पाकिस्तान की मैशत और सलामती की खातर आपस में मुज़ाकरात किए जाए, ना कि आपस में लड़ाई की जाए। चेयरमैन एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मलिक बोस्तान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अहम आपने बात की है कि अगर वजीर खान ऑफिस से गए तो फिर डॉलर 200 तक जा सकता है। बरदा और फहीम और उन्होंने ये भी कह दिया है कि डिफॉल्ट होने का खतरा तो छोटे डिफॉल्ट पहले ही कर चुके हैं टेक्निकली अगर देखा जाए तो। पर मैं अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज करना चाहूंगा तलहा, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जब रशिया और टर्की इस फॉर्मेट पे जा सकते हैं कि वो अपनी इंटरनेशनल पेमेंट्स डॉलर की बजाय लोकल करेंसी में करें, तो हम इस फॉर्मेट पे क्यों नहीं जाते? वेरी सिंपल, वो कर्जों में दबे हुए नहीं है। हाँ, उनकी फॉरेक्स रिजर्व्स हजारों यानी ट्रिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स के ऊपर है, हजारों अरबों के ऊपर है। हमारे रिजर्व फहीम 15 अरब 13 14 20 पे चले जाएं तो हम जंप पे मार रहे होते हैं, वाह हमारे रिजर्व्स ऊपर आ गए। वो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, हम अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं। हम मुतहम्मिल वजह है हमारे पास डॉलर्स आ रहे हैं, एक्सचेंज में आ रहे हैं, हुंडी के जरिए आ रहे हैं क्या? इसकी वजह बड़ी सिंपल है। हमने आज तक टैक्स नेट बढ़ा नहीं किया। अब तो मैं बताऊंगा, अगर मैं बोल्टन मार्केट जाऊं और सिगरेट की मार्केट में जाके अपना कैमरा निकालूं, वहां सारा स्मगलिंग का सामान पड़ा हुआ होगा, सब मुझ पे अटैक कर देंगे। स्मगलिंग का सामान, हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी खुल्लम खुल्ला चल रही है और कोई कुछ नहीं कर सकता। सब तमाशा देख रहे हैं क्योंकि सब मिले हुए हैं। इसी वजह से जब डॉलर 200 पे जाएगा तो हम डिफॉल्ट करेंगे, क्योंकि सब मिले हुए हैं, सब का हाथ है, सबको कुछ ना कुछ मिलता है, अपना अपना शेयर, और बोलते हैं हमारा शेयर आ गया, मुल्क जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होना चाहिए। सिवाय एक शख्स के जो कि बेचारा अभी, क्योंकि सराइकी गाना भी हमने सुना है, तो उनके लिए एक मीम भी चल रहा है कि मैं को क्यों निकाला मैं की बना नहीं, हम यहाँ पे सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कायम और दायम रखे और अपनी ज़मान में रखे, और जो भी फैसला हो सियासी, जो भी हालात चल रहे हैं, जो भी फैसला हो, जो भी सूरत हाल हो, बस हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो, हम यही दुआ कर सकते हैं। और साथ साथ जाते हुए आखिर में मैं सिर्फ एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगी, अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि दुनिया बोल है रमज़ान में आप देख सकेंगे शाम 4 से 6 बजे, क्योंकि रमज़ान बहुत अनकरीब है और इंशाअल्लाह हमारी आपकी रमज़ानों में मुलाकात होगी 4 से 6, तो देखना मत भूलिएगा। रमजान के रंग भी शामिल होंगे रमजान की मुनासबत से। वो उसका नाम रमजान बोल है होगा या दुनिया बोल है? रमजान में दुनिया बोल है। रमजान में भी दुनिया बोल है। जी बिल्कुल। फिलहाल आज के लिए दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। टिल देन अल्लाह हाफिज। दुनिया बोल है। आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।